COD के जो चैलेंजेस आते हैं, लोग कैश ऑन डिलीवरी पे देते हैं, इसकी कितनी परसेंटेज नॉर्मली लोग रखते हैं पाकिस्तान के अंदर? 3 महीने भी नहीं चला मुश्किल से 2 लाख रुपए हमारे ऐसे उड़े कि कुछ पता नहीं चला। कोरियर कंपनीज है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने राइडर जितनी COD पेमेंट कलेक्ट कर रहा है ना, उस पर उसका इंसेंटिव रख दिया। मैं शरीफ आदमी भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम लोग इतने ऑप्टिमिस्टिक होकर चले, हर चीज़ कर ली, फिर भी फेल हुए। हमारा कंपनी का बंदा जा रहा है, उसको पकड़ के पीट दिया। फुलफिलमेंट हमारा मकसद सिर्फ नहीं है, बिजनेस चलाना मकसद है। क्योंकि आप बेंचमार्क क्या देते हो? या तो आपका ऑर्डर का जो वो है रेशो बहुत कम है, या तो आप झूठ बोल रहे हो। देखा जाए तो मार्केट बहुत अच्छी है, 23-25 करोड़ लोग हैं, लेकिन पैसा नहीं है। ब्रांडिंग को लेके चलेंगे ना, वाइट लेबलिंग क्यों करनी है आपने, लेकिन पाकिस्तानी काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला, कभी क्रिटिसिज्म तो मिला होगा ना, तो उसको कैसे हैंडल किया फिर तुमने? तहसीन भाई, फिर आपका क्या प्लान है लॉन्च करने का? कभी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्डर फुलफिलमेंट सर्विसेज है। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो अब्दुल्ला खालिद हैं, जिन्होंने 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर टॉप रैंक की हैं, PPC के स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा इनकी एक कंपनी है एपेक्स फुलफिलमेंट सर्विसेज, 2001 से दे रहे हैं। मतलब पूरे पाकिस्तान में अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट इनके पास आप रखवा दें, लाइक द अमेज़ॉन ऐप भी है, इनके पास अपनी प्रोडक्ट रखवा दें, उसको खुद ही डिलीवर करते हैं, आपका रिटर्न रेशियो को भी मैनेज करते हैं। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी ये है कि 100 से ज़्यादा यानी कि 100K प्लस से ज़्यादा इनका रेवेन्यू है फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर। एक और बात, मेरे 3.5 लाख से ज़्यादा व्यू हैं, लेकिन इतने सब्सक्राइब नहीं। आप ये चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं तहसीन भाई? खैरियत से हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहला सवाल मेरा ये ना कि आपने अपना कैरियर कैसे स्टार्ट किया? हाउ डिड यू स्टार्ट योर कैरियर? मतलब थ्रू आउट द जर्नी में चाहता हूँ क्या बताएं। अच्छा, बैक इन 2019 जब मैंने अपना A-levels ख़त्म किया, तो उसके बाद मेरा दोस्त हसान अहमद, उसने मुझे ग्रुप ज्वाइन करवाया एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली। आप जानते ही होंगे ऑब्वियसली। तो ज्वाइन तो कर लिया, बट कुछ ये पता नहीं था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उसमें अमेज़ॉन की पोस्ट आती थी और VBC का एक नाम सुना था, तो उसको फॉलो करते रहे बस। तो वहाँ से अमेज़ॉन की फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करी। फिर उसके बाद वो जर्नी स्टार्ट करते 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 2020 हो गया, जब मैंने इसी से स्टार्ट किया अपना। 2020 में इसी से स्टार्ट किया, तो साथ पे ये भी स्टार्ट कर दिया था हमने। तो अब जब ये स्टार्ट किया तो अमेज़ॉन पे ये पता नहीं था कि करना क्या है, बट ये सुना था कि होलसेल होता है, प्राइवेट लेबल होता है और एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। ये उस वक्त की सारी चीज़ें थी। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई और अब अल्हम्दुलिल्लाह अपवर्क पे मेरी 100K की प्रोफाइल है, एक कंपनी रन कर रहा हूँ मैं। तो वो वहाँ से स्टार्ट हुई हुई जर्नी, अल्लाह का शुक्र है अब यहाँ तक आ गए हम। तो ये छोटी। तो आप अपवर्क पे क्या कर रहे थे? अपवर्क पे मैंने स्टार्ट किया था अमेज़ॉन PPC की मैं सर्विसेज सेल कर रहा था। अमेज़ॉन PPC का उस वक्त इतने सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं थे, तो वहाँ पे गैज मिला कि वहाँ पे इतना कंपटीशन फेस नहीं किया मैंने। तो वहाँ से स्टार्ट करते करते वहाँ से जो भी हमने अर्निंग करी, क्योंकि वहाँ पे एक ट्यूटर होते थे EC की जो प्लेटफॉर्म पे VBC पे, ओवैस अमीन, उनकी वीडियो से बहुत सीखा। फिर अनफाल भाई, जो आप भी जानती होंगे उन्हें, तो उनकी वीडियो से अच्छा खासा हमने सीखा। फिर वहाँ से उसको सेल करते 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 जो है फिर वो चीज़ें थोड़ी सी और अल्लाह ने हाथ पकड़ा तो एक छोटी सी एजेंसी फॉर्म करी 2021 के एंड में। अब वो एजेंसी फॉर्म करी, उसके बाद हमने वहाँ से सर्विस प्रोवाइड करी। फिर साथ पे हमने क्या किया, साथ में हमने लोकल ई-कॉमर्स स्टार्ट किया। मेरा दोस्त है उमर, तो उसके साथ मिलके वही सेम जो हसान अहमद जिसने हमें स्टार्ट करवाया था उसके साथ, और फिर मेरा एक कज़न है हसान, तो हमने क्या किया, हमने एक BC डाली 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख रुपए की BC डाली। अब वो हमने एक स्टोर स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो स्टोर स्टार्ट करने के बाद बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे हम कि यार इससे तो लाखों बना लेंगे, घर आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन वो फिर जब डाइव इन किया चीज़ों में तो हकीकत बिल्कुल डिफरेंट थी। वो 3 महीने भी नहीं चला मुश्किल से 2 लाख रुपए हमारे ऐसे उड़े कि कुछ पता नहीं चला। इन्वेंट्री अलग है, रिटर्न्स अलग हैं, सब कुछ ही ऐसा मिक्स एंड मैच हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ बिल्कुल हाथ से निकलना शुरू हुआ। 3 महीने चला, वो स्टोर बंद कर दिया। फिर उसके बाद उसी को थोड़ा सा सहारा देने के लिए उमर ने क्या किया, उमर जो हमारा जो मार्केटिंग का जो मेरा पार्टनर भी है, तो मार्केटिंग भी देखता है वो, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि यार हम इसमें वाइट लेबलिंग का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं 2020 में ही। अच्छा, ये पैसे कहाँ से? ये वही BC के पैसे थे जो हमारे डूब चुके थे। उसके बाद क्या था, उसके बाद फ्रीलांसिंग तो थोड़े बहुत पैसे आना शुरू हो गए थे। तो वो जो PPC की सर्विसेज अपवर्क पे सेल कर रहा था, तो वहाँ से हमने इसी सिल्क एंड हेयर के नाम से हमने एक ब्रांड स्टार्ट किया था,
जो कि 2 लाख का वाला जो ब्रांड था जो फेल हो गया था, तो उसी में प्रोडक्ट्स ऐड किए और उसको चला दिया। अब वहाँ से जब ऐड चलाते थे 10,000 का सेल आती थी 1 लाख की, तो 10,000 का सेल 10,000 का ऐड स्पेंड और 1 लाख की सेल, तो हम तो खुशी से ऐसा हो गए थे कि भाई ये तो यही तो चीज़ है। फिर जब मंथ एंड में हमने देखा कि 10,000 के ऐड और 1 लाख रुपए की सेल, मतलब 30 लाख रुपए के महीने की सेल करने के बाद भी हमारे पास जेब में कुछ भी नहीं बचता था। तो वहाँ से हमने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि प्रॉब्लम क्या है इस सिस्टम में, प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तानी मार्केट में, प्रॉब्लम क्या है शॉपिफाई के स्टोर्स में। तो वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ की बेसिस पे हमने वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट डुबा के इतना सीखा कि फिर उसकी बेसिस पे हमने 2022 में कंपनी फॉर्म करी, लोकल ही पूरे प्लेटफॉर्म की। इवन दो कि आई हैव अनदर कंपनी जो अमेज़ॉन की सर्विसेज सेल कर रही है, बट ये एक डिफरेंट कंपनी है। ये पूरा लोकली चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं, फुलफिलमेंट की कंपनी बेसिकली। और इसमें क्या है, सिर्फ फुलफिलमेंट नहीं है, इसमें जो हमारी जो कंपनी है जो लोकली जो हमने 2022 में फॉर्म करी है, उससे पहले हमने तकरीबन 10 लॉन्चेस करी हैं। और 10 लॉन्चेस में किसी में लिक्विडेशन का इशू, किसी में कैश का इशू, किसी में रिटर्न्स का इशू, डिलीवरी फेल का। क्योंकि मैं आपको बताऊँ तहसीन भाई, एक चीज़ है, यहाँ बायर भी मैनिपुलेटिव है, सेलर भी मैनिपुलेटिव है, कोरियर भी मैनिपुलेटिव है। इससे पहले हम क्या काम कर, अब मैं इसको थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ। मैनिपुलेट से मुराद क्या है, मतलब आगे पीछे करते हैं बात को? बिल्कुल, मैं बात को बताता हूँ। अब इसमें क्या है कि लेट्स सपोज बायर ने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ठीक है। अब बायर ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो उसमें जो भी ऑर्डर कर रहा है वो, उसमें उसने किसी में एड्रेस नहीं डाला अपना, सही है। किसी में क्या किया उसने, जब कोरियर का जो राइडर है उसे घर पे जाता है, कहता है मैं नहीं ले रहा। अब कॉस्ट इनकर हो चुकी है, डिलीवरी की कॉस्ट इनकर हो चुकी है, ऐड कॉस्ट लग चुकी है, तो नुकसान किसका, सेलर का, ठीक है। एक तो ये कंसर्न। और रीज़न्स ऐसे कि मतलब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। एक मज़े का रीज़न है, एक दफ़ा शुरू की बात है, मतलब बहुत बेसिक जब हमने स्टार्ट किया था, तो उस वक्त की बात है कि हमारे पास एक स्टोर था, हमारा अपना स्टोर था, जिसमें हम कस्टमाइज गुड्स और कस्टमाइज गिफ्ट्स का स्टोर था। तो एक ऑर्डर आया हमारे पास जिसमें क्या था कि एक खातून ने ऑर्डर किया था अपने प्रोस्पेक्टिव बेटर हाफ के लिए। सही है। अब वो कॉल पे कंफर्म हो गया ऑर्डर, 2 दिन बाद जब राइडर जाता है तो रिजेक्ट हो जाता है ऑर्डर। और रिजेक्शन का रीज़न क्या है कि मेरा तो ब्रेकअप हो गया। अब आप इसको कैसे काउंटर क्लेम करेंगे, ऐसे रीजंस। और ये वाली बात है कि शाम में फड्डा हो गया ऐसी बातें हैं। अब जाहिर है कि आप इसको ये थोड़ी बोल सकते हैं कि चलो हम आपको अरेंज करके दे देना, ऐसी सर्विस तो है नहीं हमारी। तो ये वाले एस्पेक्ट, अब अम्मी पैसे नहीं दे रही, आज अम्मी घर पे हैं, मैंने इनके लिए मंगवाया था ऑर्डर, तो मैं नहीं ले सकती या मैं नहीं ले सकता, व्हाटएवर। तो इस टाइप के रीजंस, प्लस फिर कोरियर मैनिपुलेटिव कैसे, ये बायर की मैनिपुलेशन हो गई, ठीक है। कोरियर मैनिपुलेटिव कैसे, अच्छा ये वाली जो बात है जो हमने सुनी कि दराज के जो पार्सल जाते हैं और जब वो रिटर्न आते हैं तो उसमें पत्थर होते हैं या सामान गायब होता है, ये बिल्कुल हकीकत बात है। मतलब इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई दो बातें नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है कि पत्थर आते हैं, खाली पार्सल आता है। अब क्या पता कस्टमर ने ले लिया, क्या पता राइडर इतने मैनिपुलेटिव हैं या कोरियर में, हाँ, उन्होंने बीच में ले लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, आपको भेज दिया। अब लॉस किसका है, सेलर का। डिलीवरी कॉस्ट इनकर हुई, ऐड कॉस्ट इनकर हुई, तीसरा ये जो पार्सल का जो गुड्स का जो प्रोडक्ट भी आपकी बिल्कुल आगे पीछे कर दी। तो ये वाले जो मसले थे ना, ये हमने फेस किए उस वक्त हमने स्टार्ट किए थे, तो मसले फेस करना शुरू करे। अब जाहिर है कि इसको काउंटर कैसे करें, इसको काउंटर करने के लिए बहुत मेहनत हुई। मतलब ये दिखता है कि बहुत आसान है, क्योंकि अमेज़ॉन में क्या था, अमेज़ॉन में तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब FBA अगर आप कर रहे हैं एक, हाँ, तो इसमें नहीं होता, कुछ नहीं है ऐसा, वो तो गेट पे भी रख के चले जाते हैं, मसला नहीं होता उनको। यहाँ पे तो गेट पे रखने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब राइडर मैनिपुलेटिव कैसे, राइडर ऐसे मैनिपुलेटिव है कि लेट सपोज आपने अपना एड्रेस डाला, ठीक है। अब वो पीछे जाके खड़ा हो गया कि मैं सर 4 घर पीछे खड़ा हूँ, आप उसको बोलेंगे यार 4 घर हैं, थोड़ा आगे आ जाओ, तो वो नहीं आएगा आगे, क्योंकि राइडर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इवन दो कि अब तो जो कोरियर कंपनीज है उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने राइडर जितनी COD पेमेंट कलेक्ट कर रहा है ना, उस पर उसका इंसेंटिव रख दिया है, उस पर उसका सैलरी बेस कर दिया है। तो अब जाके थोड़ी सी चीज़ बेहतर हुई है, बट फिर भी राइडर का कंसर्न नहीं है, वो फिर तो निकला है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पे फिर क्या होता है, फिर उसके बाद लेट सपोज के कोरियर में आपने 2 लाख रुपए के पार्सल डिलीवर कराए, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके अकाउंट में भी 2 लाख रिसीव होने चाहिए आफ्टर डिडक्शंस, जो भी कोरियर की और जो भी डिडक्शन है उसके बाद जो भी पैसा बन रहा है वो होना चाहिए रिसीव, नहीं वो भी नहीं होता रिसीव। तो यहाँ पे कोरियर की मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। अब लेट से कि आपने 2 लाख रुपए का सामान आपने वहाँ पे करवाया डिलीवर, ठीक है। अब 2 लाख रुपए का सामान डिलीवर करवाने के बाद आपके जो भी लेट से 200 रुपये पर ऑर्डर एग्जाम्पल ले लेते हैं कट रहा है, और सब कुछ करने के बाद भी आपको एक अमाउंट मिलनी चाहिए,
नहीं, उन्होंने 20 में से 10 ऑर्डर्स उनको नहीं पता कहाँ गए, 10 ऑर्डर्स की पेमेंट। क्योंकि अब जो छोटा सेलर है जिसके 10 ऑर्डर हैं वो एक ऑर्डर ट्रैक कर रहा है, बट जिसके 100 ऑर्डर है, 3000 ऑर्डर है मंथली, वो नहीं कर रहा है एक ऑर्डर ट्रैक। तो अव्वल तो होना चाहिए, लेकिन वो फिर भी मतलब वो लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं ना 10 का। बिल्कुल लॉस बर्दाश्त कर सकता है, बट फिर भी अब जैसे अमेजोन पे सेलर बोर्ड होता है, ठीक है, सेलर बोर्ड पे क्या है, सेलर बोर्ड पे आपकी सारी कैलकुलेशन आ रही हैं। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जो डिसबर्समेंट होती हैं, जो हमारी कुछ भी जो पैसा फंसा हुआ होता है वो क्लेम तो करते हैं ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लूप में बंदा सेलर फंस जाता है, नहीं पता कि पैसा कहाँ फंसा है, इन्वेंट्री फंसी है, आपका कोरियर ने मैनिपुलेट किया है, आपका राइडर ने मैनिपुलेट किया है, कुछ आपको कंसर्न नहीं है। एक और चीज़, कोरियर हैंडलिंग, सामान पैक करके रख दिया, कोरियर के जो पिकअप हुआ वहाँ पे क्या हुआ, वो ऐसा हैंडल करते हैं कि आप देख के परेशान हो जाएं, फेंक रहे हैं, मतलब उनको परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है। अब मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, तो उनके एक सीनियर पर्सनल से मेरी हुई डिस्कशन। तो पहले तो बड़े रूडली मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा है। तो पहले तो उन्होंने बड़ा रूडली कि आप हमें गेट पे ला के दे दिया करें, क्योंकि हमारा वेयर हाउस फर्स्ट फ्लोर पे था। तो हम क्या करते थे कि हम लोग लिफ्ट के पास रख देते थे और वो लिफ्ट से ले जाता था। अब वो जो हैंडलिंग होती थी उसकी, जो पिकअप राइडर होता था, बहुत ख़राब, देखे हैं मैंने, वो देखा होगा बिल्कुल। तो वो रूडली पहले उसने बोला कि यार आप तो खुद कर लिया करें, फिर नीचे तक ला दिया करें, नीचे तक ला दिया, ठीक है। उसके बाद जो वैन में फेंकता है वो, फिर जो अपना जो उनका जो पॉइंट है जहाँ पे वो लेके जाते हैं, जहाँ पे वो सारा सामान कलेक्ट करते हैं, जहाँ से डिलीवरीज पूरी जाती हैं, वहाँ पे वो आपको नहीं पता कैसे फेंक रहे हैं वो। तो आपका जो कस्टमर है यहाँ पे वो भी मैनिपुलेट हो रहा है, जस्ट बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरियर। सही कह रहे हैं। अब कोरियर आपकी तो आपने तो सामान पैक किया, आपने सामान पैक करके तमीज़ से भेजा उसको, ठीक है, बट कोरियर की रास्ते में टूट गया, ठीक है, लॉस किसका है? सेलर का ही है, सेलर का लॉस है। तो सेलर कैसे पैसे बनाएगा? 2 साल कंटिन्यूसली, 2 तो नहीं खैर, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल कंटिन्यूसली हम लोग इतने ऑप्टिमिस्टिक होकर चले, हर चीज़ कर ली, फिर भी फेल हुए। हर दिन एक नया मसला, हर दिन एक नया मसला। अब लेट सपोज आपके पास आ जाता है बंदा रिफ़ंड लेने के लिए। अच्छा, मैं एक और पॉडकास्ट सुन रहा था, मेरे ख्याल से वो जो अब्दुर्रऊफ ईसा भाई हैं उनकी सुन रहा था। बहुत उन्होंने लेजिट बात करी कि एक बंदा आता है आपके पास, वो बोलता है कि भाई मैंने सामान ऑर्डर किया था और ये मेरे पास टूटा हुआ आया है, आप उसको बोल दे रिफ़ंड करो। वो आपको ऐसा मैनिपुलेट करेगा, कैसे? वो बोलेगा कि भाई मेरे पास जो सामान पहुंचा है, मुझे इसके डैमेजेस चाहिए, 15,000 क्यों चाहिए, मैंने वेट किया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसकी कॉस्ट है। ऐसे रोज़ आके बंदे खड़े हो जाते हैं। इसके लिए हमने एक लॉयर रखा हुआ है इसको डील करने के लिए। लेकिन वो कर भी नहीं सकता मेरे ख्याल से, तो पाकिस्तान में भले वो कहाँ जाएगा, आप मुझे बताएं, नहीं कर सकता। कल को मैं नीचे उतरा, मुझे रोक लिया, मैं शरीफ से आदमी भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ ये है, मुझे रोक लिया कि भाई मुझे पकड़ लिया कि चलो बेटा पैसे दो, या कोई और हमारा कंपनी का बंदा जा रहा है उसको पकड़ के पीट दिया, क्या करेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते, डील करना है आपको। तो यहाँ पे ये जो सेलर के मसले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैं। इवन दो कि सेलर भी मैनिपुलेटिव था, दिखा कुछ रहा है, बेच कुछ रहा है। हाँ, लेकिन उसकी परसेंटेज फिर भी कम हो गई। अगर सीरियस है ना तो बहुत कम, क्योंकि वो पैसा लगा के आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत कम ऐसे होते होंगे कि वो जो डीएस वाले कॉन्सेप्ट में है ना, वो मैनिपुलेट करेंगे, वरना जिसकी अपना ब्रांड है वो तो कभी भी नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब बीच में कॉन्सेप्ट है वाइट लेबलिंग का, जो हमने भी स्टार्ट किया था। मतलब मैं ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उमर जो हमारा, जो मेरा पार्टनर जो है, हम 3 पार्टनर्स हैं अभी जो हम कंपनी रन कर रहे हैं फुलफिलमेंट की। उमर, मैं, हमज़ा भाई भी हमारे जो शुरू के स्टोर्स हैं उसमें मेरे साथ इन्वेस्टमेंट थी उनकी, तो वहाँ से फिर वो कोरियर हैंडल करते थे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हसान जिसके साथ हमने स्टार्ट किया था, वो फिर थोड़ा सा अलग हुआ। इन्वेस्टमेंट उसकी भी थी इधर ही, बट उसका कोई वर्किंग में कोई रोल नहीं था। तो वहाँ से फिर ये जो हमने कंपनी फॉर्म करी है एपेक्स फुलफिलमेंट के नाम से, ये सारे चीज़ें देखते हुए, ये सारे मसले मसाइल देखते हुए ये स्टार्ट किया हमने इसको केटर करने के लिए। तो बेसिकली इतने सारे जो अभी आपने बताया कि मसले हैं सेलर के साथ, कोरियर में भी आ रहा है, कस्टमर भी कर सकता है, डिफरेंट एरिया है, तो उसको फिर आप कैसे कवर कर रहे हो, उसको कैसे उसको मैनेज कर रहे हो? बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले हमने ना एपेक्स फुलफिलमेंट क्या करती है, एक फुलफिलमेंट कंपनी है जो पैन पाकिस्तान हम लोग डिलीवरी करते हैं। पैन पाकिस्तान फुलफिलमेंट की सर्विसेज फ्रॉम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आप हमारे पास इन्वेंट्री स्टोर कराएं, ठीक है, कॉल कन्फर्मेशन हम करेंगे, ऑर्डर कन्फर्मेशन जो होती है हम करेंगे। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ऑर्डर लेके आना है, इन्वेंट्री हमारे पास स्टोर करानी है, सही है। अब क्या है, कॉल कन्फर्मेशन हमने करी, सही है। उसके बाद जो भी आप कोरियर की पैकेजिंग कर रहे हैं, अब पैकेजिंग कॉल कन्फर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों है?
ऑर्डर आया, एड्रेस इम्प्रॉपर एड्रेस। अब ज़ाहिर है कोरियर को जब एड्रेस जब भी जाएगा कोरियर को, ऑब्वियसली क्या कर लिखेगा कोरियर, क्या करेगा, उस पर लिखा हुआ एड्रेस टास्क पे ठट्टा या घारो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ठट्टा में किधर, घारो में किधर, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो कॉल कंफर्मेशन होती है उससे पहले क्या होता है, ऑर्डर सारा करेक्शन होती है। ठीक है, ऑर्डर का नाम, एड्रेस, एवरीथिंग, नाम, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, नियर बाय जो चीज़ है, जो भी चीज़ है, पूरी ये चीज़, ये फील्ड्स जो है ना ये पूरी भरी जाती हैं। क्योंकि रिटर्न का रीज़न क्या था, कॉल कंफर्मेशन होती नहीं थी, एड्रेस ऐसे ही जा रहा है, 70% रिटर्न, 80% रिटर्न। ये मैं बहुत रियल लाइफ केस स्टडी की बात कर रहा हूँ हमारे अपने स्टोर्स की, क्योंकि जो बात कर रहा हूँ सब बैक है, सब मैंने खुद से देखा, खुद से सीखा, खुद से एक्सपीरियंस किया, खुद से अपने पैसे डुबाए। मोर देन 3 मिलियन डुबा चुका हूँ अभी तक अपने, सिर्फ तजुर्बे में। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे जो पार्टनर्स हैं वो भी, हमजा भाई, उमर, सब ने। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने एसेट जो मैंने बनाया वो एक मेजर चंक यहाँ से मैंने बनाया। ऑब्वियसली बनाया है, पैसा सीखा है, तो जो इन्वेस्ट किया वो मैंने कवर भी कर लिया 1-1.5 साल में ही। लेकिन जो सीखने की कॉस्ट है ना, वो हम ये कहते हैं कि जो हमने एक्सपीरियंस किया है ना, अब उस एक्सपीरियंस से आप फ़ायदा ले लो हमारी सर्विस लेके। एस्टेट के खुद तजुर्बे करते हैं। बिल्कुल है, सही है। अब क्या होता है, अब मैं आपको वापस से सॉल्यूशंस पे आ जाता हूँ। कॉल कंफर्मेशन हुई, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो डिलीवरी फेल का जो रेशो है वो थोड़ा कम हो गया, सही है। अब जो कोरियर से जब रिटर्न आ रहा है, देखें रिटर्न एक प्रोसेस का पार्ट हो गया है, आपको अपनी कॉस्टिंग में ऐड करना है ऐसे। मतलब आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि यार मेरा रिटर्न नहीं आएगा। जितने अच्छे ब्रांड हैं, इवन वाइट लेबल स्टोर्स की नहीं, ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, 10 से 20% रिटर्न मिनिमम है। मतलब इतना आता ही आता है आपको अपनी कॉस्टिंग में। आपको अपनी एफ बी की जो कॉस्ट है, आपकी जो एड कॉस्ट है, ठीक है, आपको अपनी डिलीवरी कॉस्ट है, आपको अपनी प्रोडक्ट में तो ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्ट जाएगा तो जाता है तो आता भी है, ठीक है। सारी कॉस्ट में आपको वो अमाउंट ऐड करनी है जो आपके डिलीवर्ड की परसेंटेज है। ऑब्वियसली आपको पैसा कौन सा यूनिट बना के देगा, जो रिटर्न है या जो डिलीवर्ड हुआ है? जो डिलीवर्ड हुआ है वही बना के देगा, सही है। तो जो कॉस्टिंग जो है ना, वो अब रिटर्न डेट अगर लेट से अगर आप अज्यूम नहीं कर पा रहे रिटर्न डेट अपना, कैसे करेंगे कॉस्टिंग? नहीं हो सकती। लेकिन आपको कोई परसेंटेज लगानी 20% रखें कम से कम। 20% कुछ भी नहीं है फॉर अ ब्रांड, फॉर अ ब्रांड है, बट फॉर अ वाइट लेबल बिजनेस कुछ भी नहीं है 20%। 50% रिकमेंड करते हैं हम, एटलीस्ट 50%। इतना ज़्यादा क्यों है यार? बिल्कुल मैं बताता हूँ, अब इसके भी रीजंस हैं। अब लेट्स से कि वाइट लेबल क्या कर रहा है, वाइट लेबल के और भी मतलब सेलर्स हैं। लेट्स से कि मैं ये चाय का कप सेल कर रहा हूँ विद अ ब्रांड नेम, सही है, सेम ब्रांड नेम, वो आप भी सेल कर रहे हैं, सही है, वो 4 लोग और सेल कर रहे हैं। मैं सेल कर रहा हूँ 2000 का, आप सेल कर रहे हैं 1900 का, 2 और लोग हैं वो 1800 की सेल कर रहे हैं, ठीक है। फेसबुक एल्गोरिथम कैसा है, आपने एक चीज़ का ऐड देखा, आपने ऑर्डर कर लिया, सही, कंटिन्यूस ऑर्डर, आपके पास एड्स आएंगे सिमिलर प्रोडक्ट्स के या सेम प्रोडक्ट्स के, हाँ। ठीक है। प्राइसिंग में डिफरेंस ज़रा भी आए, 10 रुपये का डिफरेंस आए ना, बायर ले लेगा वहाँ से, सही है। अब क्या होगा, अब आपका प्रोडक्ट 2 दिन बाद पहुँचा, वो तो कहेगा कि भाई आप 100 रुपये ज़्यादा दे रहे हो, हमने ऑर्डर कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाल रहे हैं हमने, जब हमने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि हम अभी जो स्टोर्स ऑनबोर्ड करते हैं ना, हम लोग फुलफिलमेंट के स्टोर्स ऑनबोर्ड करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग उनसे बात कर लेते हैं कि हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना ऑफर कर सकते हैं कॉल पे, ताकि आपका जो रिटर्न डेट है ना वो मिनिमाइज होता है, ठीक है। अब वो बोलता है कि यार मैंने तो 1900 वाला ऑर्डर कर लिया, अब जाहिर है 2000 की कॉस्ट में 1900 5% की कॉस्ट है, 100 रुपये का जो डिफरेंस है, आपने उसको सर बोला 10% दे रहा हूँ, ठीक है, और मेरा ऑर्डर कल आपके पास पहुंच रहा है, क्योंकि वो आपको पता है कि आप उसको डिस्पैच कर चुके हो, ठीक है। अब आपने वहाँ पे पहुंचा दिया सामान, वो बोलेगा तो आप पकड़ सकते हो ना, हो सकता है वो बोले ही ना, बहुत 100 रुपये के चक्कर में भी ना बोलते लोग, बहुत नहीं चाहिए, बोलेंगे नहीं चाहिए, बहुत होता है ऐसा। फिर वहाँ से अच्छा, अब जब कैसे कॉल पे करोगे, मेरा पॉइंट ये नहीं कि इसको कैसे, अब जैसे लेट सपोज कि ये वाली जो चीज़ है ना, नहीं चाहिए वाली चीज़, हाँ। ये आती है जब आपने भेज दिया, उसको डिस्पैच कर दिया, क्योंकि पहले जो कॉल कंफर्म हो जाते हैं ना, हमसे वही डिस्पैच करते हैं। अब लेट सपोज कोई बंदा कॉल नहीं उठा रहा, तो इसका भी नो रिस्पॉन्स जो होते हैं, जो नो रिस्पॉन्स की कॉलिंग है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट सपोज के हमारी ऑफिस टाइमिंग है 11:30 8:30, सही है, और हमारी जो कॉलिंग टाइमिंग हमने फिक्स करी हुई थी पहले जब हमने शुरू किया था। अब लेट सपोज एक बंदा रात के 4 बजे ऑर्डर कर रहा है और आप उसे सुबह 11 बजे कॉल करके कंफर्म करने के लिए कर रहे हो, वो सो रहा होगा, तो आपने थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है, आपने थोड़ा सा एक प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाना है, कॉम्पिटेंस आपको दिखानी है, अपनी शो करनी है कि भाई ये 11 बजे सो रहा होगा। तो हमने क्या किया, हमने एनालिटिक्स का पूरा चार्ट बनाते हैं हम अपने पास विद इन आवर टीम, मतलब ये क्लाइंट को शो नहीं करते हम, ठीक है, कि उस टाइम पे फिर कॉल करते हैं, और राइडर एडवाइस में ये चीज़ शामिल करते हैं, हम ये चीज़ ऐड करते हैं कि आपको इतने टाइम फ्रेम पे नहीं इसको देना, जाके सुबह 11 बजे पहुँच गया तो लेगा नहीं लेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारी थोड़ी रिटर्न रेट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हुआ,
अब इसके बाद क्या हुआ, अब सामान पहुंच गया, ठीक है, राइडर पहुंचा, उसने रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ टू टेक डिलीवरी, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, अब इसके बाद हमारा जो सपोर्ट एजेंट है वो वापस कॉल करेगा कि सर क्या रीज़न आपने रिजेक्ट कर दिया। कुछ भी रीज़न हो सकता है कि नहीं चाहिए। सर क्यों नहीं चाहिए? बस नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैनिपुलेटिव इस टाइप की है, नहीं चाहिए और कोई रीज़न नहीं है। अच्छा सर अगर मैं आपको 10% ऑफ दूँ, सही है, डिलीवरी वेव कर दूँ, सही है सर आप ले लें, सही है। अब कैशबैक, इंस्टेंट कैशबैक आएगा। मैं आपको बताऊँ तहसीन भाई, हमने अपने पास से, एपेक्स फुलफिलमेंट के पास से हमने कैशबैक्स दिए हैं ताकि सेलर को लॉस ना हो, उसका डिलीवरी रेट, क्योंकि देखिए सेलर अगर सेटिस्फाइड है तो हमारा बिजनेस चल रहा है, सेलर सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा बिजनेस, हम भी लूज़ करें ना बिजनेस। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने अपने पास से भी कभी कभी देना शुरू किया। इवन दो कि हम बात कर लेते हैं सेलर से प्री जब ऑनबोर्डिंग हो रही होती है उसी पे बात कर लेते हैं कि सर आप मैक्सिमम कितना हमें अलाउ करेंगे डिस्काउंट ऑफर करना ताकि आपकी रिटर्न रेट रिड्यूस कर सकें। तो उसने, अब हमने यहाँ से ऑफर किया। अब लेट सपोज अगर प्राइसिंग का इशू है ना, तो यहाँ से हमने बॉल का जो हमने एक जो निशाना होता है वो हमने अपनी तरफ से मार दिया। अब वो लगे या ना लगे वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। फिर उसको थोड़ा समझाया कि सर हमारी कॉस्ट इनकर हुई है, हमारी ये है वो है। अब इससे भी मतलब 10 से 12% का जो रेट है वो डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट को कौन नहीं चाहता, सबको डिस्काउंट चाहिए, सबको डिस्काउंट चाहिए। अब डिस्पैच हुआ हुआ है, सही है, वहाँ पे उनके शिपमेंट पॉइंट पे पहुँचा हुआ है। आपने कॉल करी राइडर को, यार इसको 4 घंटे बाद डिलीवर करा दो, राइडर को डायरेक्टली नहीं करता, आपने कस्टमर सपोर्ट एजेंट को करते हो, ठीक है। अब एक और चीज़, ये मेरे ख्याल से ये शायद सब नहीं करते, ये हम करते हैं। मैं अभी जब चाइकॉन में मोहसिन जकावाई से भी मिला, 7 लाख के उन्होंने रेफरेंस से उन्होंने मुझे मिलवाया, व्हाट अ ग्रेट गाय। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि हम ये करते हैं, तो ही वॉज रियली हैप्पी, मतलब कि उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छी चीज़ है। और वो भी मतलब मोहसिन जकावाई जो है वो करीम के एक सीनियर पोजीशन पे थे। ऑब्वियसली सिमिलर मॉडल है ना, करीम में क्या है, राइडर आ गया, नहीं कैंसिल कर दिया, नहीं राइड चाहिए, क्या कर लेंगे आप, क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनसे जब मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा कि हम एक और चीज़ क्या करते हैं कि राइडर को हम लोग कॉन्टैक्ट में लेते हैं, लेकिन ये इनसाइडर्स के थ्रू आता है। मतलब आपका कस्टमर सपोर्ट एजेंट आपको कनेक्ट कराए, क्योंकि राइडर से डायरेक्ट आपका रेफरेंस जो कॉन्टैक्ट है वो नहीं कर सकते। राइडर को आपने इंसेंटिवाइज़ किया, यार तुम दे दो, तुम्हें इसके उस पर तुम्हें 90 रुपये पर ऑर्डर, 100 रुपये पर ऑर्डर, 120 रुपये पर ऑर्डर दे देंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट किसकी इनकर हो रही है, एपेक्स की, क्योंकि सेलर को डिस्काउंट दे दिया। तो वो जो राइडर है वो आपके अपने ही होते हैं ना? नहीं, मैं बताता हूँ, ये भी तो एक मसला आ रहा था। हाँ ये अच्छा मैं बताता हूँ। अब इसमें क्या है कि इसमें हमने कोरियर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब लेट्स से कि एक रूरल एरियाज़ के जो ऑर्डर्स हैं वो हमने XYZ कंपनी को हमने दिए हुए, ठीक है। अब रूरल एरियाज़ के ऑर्डर्स हैं, उसमें डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता राइडर का घर तक। तो उसमें आपको क्या चीज़ देखनी है, उसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि जो भी आपका जो जा रहा है ऑर्डर, वो उनके डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज़ में और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स कितने। अब लेट सपोज चित्राल का एक ऑर्डर है या टोबरटेक सिंह के भी किसी अंदरूनी एरिया का कोई ऑर्डर है, तो उसमें हमें देखना है कौन सी कंपनी का ऑफिस उस एरिया में है, क्योंकि वहाँ पे जितनी पार्सल जाते हैं वो उस ऑफिस में जाते हैं, उस कोरियर कंपनी के ऑफिस में जाते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज कि मैं एक ए कंपनी को मैं असाइन कर दूं कि यार आपको उस एरिया में जाकर डिलीवर करना है, ठीक है, बट उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है वो नहीं है उधर। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट उस बंदे से जो जिसने हमें ऑर्डर किया है वो 2 या 200-300 किलोमीटर दूर है, क्यों लेगा वो ऑर्डर? कभी भी नहीं लेगा। तो आपने ऑर्डर सेग्रीगेशन भी ऐसे करनी है कि जिस कंपनी का सबसे अच्छा रिटर्न रेट है, क्योंकि ये हमें एक चीज़ कैसे पता चली, हमने लेपर्ड्स यूज़ किया, TCS यूज़ किया, ट्रैक्स यूज़ किया, स्विफ्ट लॉजिस्टिक्स यूज़ किया, ब्लू एक्स, पोस्टेक्स, 9 तकरीबन हमने यूज़ किए हैं कोरियर सर्विसेज। उसमें से जाके हमने सॉर्ट आउट किया चीज़ें, और कैसे सॉर्ट आउट किया, अपने पैसा डाल के, अपने लॉसेस कर करके। तो मैं तभी कहता हूँ कि हम वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप स्टोर स्टार्ट करो, ठीक है, आप हमारे पास आओ, कॉस्टिंग में आपकी हेल्प करेंगे, सही है। कॉस्टिंग एक इंटीग्रल पार्ट है। आपने कॉस्ट, आपने कुछ भी असाइन कर दिया अपने बिजनेस में, ठीक है, प्रोडक्ट की। आपने कहा यार मैं ये शूज़ सेल कर रहा हूँ, सही है, शूज़ सेल कर रहा हूँ, इसकी कॉस्ट मैं रखता हूँ 200 रुपये की कॉस्टिंग है, 300 रुपये एड्स पे आ रहे हैं, 100 रुपये मैंने एड्स पे टैक्स लगा लिया, 400 रुपये एड्स पे 100 रुपये एड्स पे टैक्स लगा लिया, ठीक है, और मैं सेल करता हूँ 1000 रुपये का, और अजम्पशन ये ले ली कि जो डिलीवरी है वो बंदा खुद पे करेगा, ठीक है, सही। अब 500 रुपये तो आप वैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा प्रॉफिट बनेगा, बट आपने इसमें रिटर्न की कॉस्ट नहीं लगाई। लेट सपोज अगर 500 रुपये की एड कॉस्ट आ रही है ना, और 50% रिटर्न है, तो आपकी 500 की एड कॉस्ट नहीं आ रही, 1000 की एड कॉस्ट आ रही है, 750 हो गए ना अगर 750 की एड कॉस्ट आ रही है, सही है। तो मतलब वही डबल हो गई, 50% पे जो एड स्पेंट है वो वापस रिटर्न, सही है, वापस आ गया, सही है। अब ये वाले जो एस्पेक्ट हैं आपके,
वो जो चीज़ें हैं ना वो आपकी कॉस्टिंग ख़राब करती हैं। अब लेट सपोज आपने डिलीवरी चार्जेस लगाए हुए हैं 1000 यूनिट के हिसाब से, कि 1000 यूनिट के हिसाब से आपने एक टोटल सम ऑफ डिलीवरी को डिवाइड कर दिया, बट आपके डिलीवर तो 600 हैं, 500 हैं, तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो तो वहीं हिल गई। तो प्रॉफिटेबल कैसे हो गया आप? अब मेरा ना कंसर्न यही है, जो इतना जो गिमिक और इतना जो एक हाइप क्रिएट हुई है कि मैंने 1 लाख से शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट किया, कैसे कर सकते हो भाई? लिक्विडेशन ऑफ इन्वेंट्री की एलिमेंट है, इन्वेंट्री फंस गई। आप प्राइवेट लेबल जो वाइट लेबल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हो? लिक्विडेशन ऑफ इन्वेंट्री क्यों एक की एस्पेक्ट है। आप न्यू प्रोडक्ट निकालते हो, ट्रेंडी प्रोडक्ट निकालते हो और आपने वो चला दिया प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या हुआ? अब आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है और ट्रेंड खत्म हो गया, कौन लेगा? तो जो लिक्विडेशन कॉस्ट है वो भी कॉस्टिंग में ऐड करनी है। मैं तो जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं मैं लोगों को ही कहता हूँ कि भाई मेरे साथ हर महीने बैठो, ऑर्डर कन्फर्मेशन देखो क्या कन्फर्मेशन आ रही है, ऑर्डर का डिलीवरी रेट देखो क्या डिलीवरी रेट आ रहा है, उसकी बेसिस पे कॉस्टिंग रिवाइज करो। ऐड पे क्या CPA आ रहा है, टैक्सेस कितने लग रहा है? अभी टैक्सेस भी बढ़ा दिया, आपको पता चला होगा। एड्स पे टैक्सेस बढ़ गए, ऐड पे तो बढ़े हुए हैं, 17% तक जा रहा है तकरीबन। अभी अगर आप नॉन फाइलर है 23% जा रहा है टोटल, सब FEDs और सब कुछ मिला के। कैसे पैसा बनाओगे अगर आपकी कॉस्टिंग सही नहीं है? तो ये मसले मतलब एक दिखता है कि बहुत आसान है ये एलिमेंट, भाई 2 साल 1.5 साल हमने लॉस किया, क्यों किया? क्योंकि यही वाली सारी चीज़ें हैं कि ये वाली सारी चीज़ें। अब मैं बोलता हूँ कि भाई फुलफिलमेंट कंपनी है, ठीक है, मेरे साथ बैठो, कॉस्टिंग में आपकी हेल्प करेंगे, हमजा भाई के साथ बैठो, ठीक है, वो प्रोसेसेस आपको समझाएंगे बैठ के कि यार प्रोडक्ट पे क्या करना है, प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो भी है हमारी, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से टेक्निकल हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन है, फिर ग्रोथ है, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। आपको मैच्योरिटी फेस पे ही देखना है कि यार ट्रेंडी प्रोडक्ट है, इसको मैं ऐड पे या तो कम कर दूं, और स्लाइट मूवमेंट पे ही आपको फैसले करना है कि ऐड पे लेट्स से कन्वर्जन अभी 10,000 रुपये के ऐड पे आपकी 100 कन्वर्जन आ रही है, 3 दिन से 10,000 के ऐड पे आपकी 70 आ रही है, मतलब मैं कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट कि यार कोई स्केलिंग कर ली, कोई ये इशू आ गया, वो इशू आ गया, वो सारे कांस्टेंट। आप देख लो भाई डिक्लाइनिंग ट्रेंड शुरू हो गया है, आपका ट्रेंडी प्रोडक्ट है, आप फिर भी पुश कर रहे हो, तो क्या होगा? एकदम से वो आपका जो प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा। और देखना होता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपकी कितने टाइम की हो, तो आपको पता होना चाहिए, रिसर्च बेस सारे। अगर ड्रॉप शिपिंग करें तो दैट तो फिर डिफरेंट चीज़, बिल्कुल वो फिर एक अलग चीज़ है। अब उसमें क्या है, ड्रॉप शिपिंग में मतलब हम लोग ड्रॉप शिपिंग की सर्विस नहीं देते, इवन तो हम सोर्सिंग की सर्विस देते हैं, ड्रॉप शिपिंग की सर्विस नहीं देते। तो उसमें क्या है, उसमें आपके पास आप तो सर्विस दे रहे, भले वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए अगर वो ड्रॉप शिपिंग कर भी रहा है ना, तो उसका या तो सप्लायर से ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि जो सामान मेरे पास वापस आएगा ना वो आप वापस बाय बैक करोगे। अगर वो बाय बैक नहीं करा तो इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है। आपका जो 1 लाख का कैपिटल था जिसमें आपने 50,000 एड्स का सोचा हुआ था, 30,000 की इन्वेंट्री सोची हुई थी, अब आपकी 70,000 की इन्वेंट्री है, एड बजट कम हो गया, ठीक, बफर स्टॉक, बफर कैश सब खत्म, तो बिजनेस तो बंद ही होगा। अब मैं क्यों पुश करता हूँ कि यार एक फुलफिलमेंट कंपनी में हम ये चीज़ क्यों हेल्प करें? क्योंकि देखें अगर उसका बिजनेस चल रहा है तो हमारा बिजनेस चल रहा है। बैठो डिस्कस करो, एड्स का हम ऑडिट हमने ये भी प्रोवाइड कर दिया विद इन हमारी सर्विस ही, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। एवरी मंथ ऐड को ऑडिट करेंगे, ऐड नहीं चला के देंगे आपको, हमारे पास ऑडिट करेगी कि क्या गलती हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ एग्जैक्टली। जो हमारे जो मार्केटिंग है, एक मसला ये भी तो आ सकता है, वो सोचेगा मेरी प्रोडक्ट देख रहे हो तुम, देखिए प्रोडक्ट देख रहे हो, प्रोडक्ट तो वैसे ही देख रहे हैं, हमारे पास आ रही है, वो खुद बेचना शुरू कर देंगे आप लोग। प्रोडक्ट तो हमारे पास वैसे ही आ रही है आपकी, नहीं आप ऐड देख रहे हो ना, तो आपको स्पेंडिंग पता चल गई ना। अच्छा, अब लेट सपोज के हमने आपकी स्पेंडिंग देख ली, देखें हम अभी जो कर रहे हैं ना, हमारा एक सवाल बनता है, बिल्कुल बनता है। हमारा ऐड का बजट 3 करोड़ रुपए, हमारे पास 400 प्रोडक्ट लाइन में, तो हमें आपके प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। सही है, पहला तो ये है, ठीक है, हमें नहीं चाहिए आपके प्रोडक्ट्स, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हम NDA साइन करते हैं ऑन बोर्डिंग के वक्त। हाँ ये बात ठीक है, NDA क्यों साइन करते हैं कि, और NDA के बाद हम लोग जो भी साइन करने के बाद हम लोग प्रोडक्ट का जो भी हम आपको डिस्क्लोज करेंगे प्रोडक्ट्स, आप हमें डिस्क्लोज कर रहे हो, हम ये अपने पास रखेंगे, वरना लीगली हम बाउंड हैं कि आपको पेनल्टीज पे करें। ठीक है, हर तरफ से हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सेलर्स को सेव कर रहे हैं, यार सेलर सेव हो, ठीक है, कॉस्टिंग में उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। फुलफिलमेंट साइड पे अब जो रिटर्न आ रहे थे, अब देखें रिटर्न एक इंटीग्रल पार्ट है, जो डिलीवरी फेल्ड होता है तो रिटर्न एक इंटीग्रल पार्ट है। तो अब आपको जो रिटर्न इन्वेंट्री आ रही है ना, उसको भी सेव करना है, क्योंकि वो आपका 30-40% आपका इन्वेंट्री आ रही है रिटर्न की। अब उसको हमने क्या किया, उसको सेव करने के लिए बबल रैप, कार्टन रैप और क्लिंग रैप, ये तीनों चीज़ें करते हैं एक प्रोडक्ट पे। क्योंकि हमें इनिशियली आ रहा था, हमें ये आता था क्लाइंट की तरफ से, यार कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा सेट हुई है। हाँ। सही है, अब ज़्यादा सेट हुई है क्योंकि हम ये सारे मेजर्स देते हैं। अगर आपकी इन्वेंट्री इन ट्रांजिट भी टूटती है, हमारे पास से कहीं ज़ाया होती है, हम 100% कॉस्ट पे इंश्योरेंस दे रहे हैं। अच्छा, इन्वेंट्री अपने पास ही रखते हो ना? बिल्कुल, इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं हम, इंश्योर कर रहे हैं आपकी इन्वेंट्री कि यार जितने की कॉस्टिंग है ना,
वो हम आपको वापस से, अगर कोई भी हमारे एंड से कोई भी इशू आता है इन ट्रांजिट भी, क्योंकि देखिए इन ट्रांजिट में सेलर का इशू नहीं, हमारा इशू है इन ट्रांजिट, क्योंकि हमने लाइबिलिटी ली हुई है कि आपका जो सामान है वो सेफ एंड सिक्योर है। अब जितना भी इशू ये वाला आ रहा है कि यार इन्वेंट्री टूट गई, इन्वेंट्री में कुछ मसला आ गया, इन्वेंट्री में फ्लॉ आ गया, हम आपको पे कर रहे हैं। हाँ, वो तो 100% इंश्योरेंस है बिल्कुल तरफ से। हाँ, अच्छा, अब इन्वेंट्री सिक्योर करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर्स के लिए हमने क्या किया हुआ है, इन्वेंट्री को आपकी जो COD रिकन्सिलेशन हो रही है, COD रिकन्सिलेशन मतलब कितने का आपने डिलीवर किया, क्योंकि अकाउंटिंग टर्म है कि अकाउंटिंग में IFRS है, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है कि रेवेन्यू आप जब बुक करते हो, जब आपका सामान, जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपकी हो जाए कंप्लीट, जब डिलीवर कर दिया, ठीक है, आपने आपके कोरियर में पैसा आ गया, आपने रिसीवेबल के नाम से एडिट करके सेल्स रिकॉर्ड कर दी, सही। बट जो रिसीवेबल आपने एडिट किया है, जो रिसीवेबल आपने ऐड किया, सॉरी, अब उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, उसकी क्या अमाउंट है, 2 लाख रुपए के आपने ऑर्डर्स भेजे आफ्टर डिडक्टिंग एवरी चार्जेस और सब कुछ, मतलब आपने सारे जो टैक्सेस हैं सब कुछ डिडक्ट कर दिया। उसके बाद आपको जो अमाउंट आ रही है वो क्या आ रही है आपकी, वो आपके बैंक में रिसीव हो रही है या नहीं हो रही, इसकी रिकन्सिलेशन है। ये भी हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। हमने एक सॉफ्टवेयर को वाइट लेबल किया हुआ है, इंशाल्लाह हम अपना भी प्राइवेट लेबल bespoke सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब उसमें क्या है, उसमें आपकी इन्वेंट्री टाइमली आपको दिख रही है, ठीक है, तो क्या फ़ायदा है आपको, आप अपना जो प्रोडक्शन है, अपनी जो सोर्सिंग है, आप उसको बेहतर करो, अपनी प्लानिंग बेहतर करो, अपने आपको पोर्टल में दिख रहा है, मतलब वो पोर्टल भी आपको खोलना नहीं पड़ेगा जो भी कोरियर कंपनी का। हमने क्या किया, हमने एक ही सॉफ्टवेयर में उसको अलाइन किया हुआ है सबको, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया है और वो वहाँ से दिख रहा है। अब क्या हुआ, अब वहाँ से दिखा कि यार मेरी इतने इतने ऑर्डर्स हैं, इतने इतने रिटर्न डेट है, वो समरी बन के आ जाती है, कॉल पे इतने इतने कंफर्म हो रहे हैं और रिजेक्शन इतनी इतनी आ रही है। रिजेक्शन के रीज़न भी लिखते हैं, हाई प्राइसिंग, देयर कुड बी हाई प्राइसिंग। अच्छा, आप उसे मालूम करते कि क्यों? बिल्कुल, क्योंकि देखें फुलफिलमेंट हमारा मकसद सिर्फ नहीं है, बिजनेस चलाना मकसद है। क्योंकि मैंने वही बात की, बिजनेस चलेगा आपका तो बिजनेस चलेगा हमारा, पूरा लूप है एक, वो लूप को हम जो है ना फुलफिल करें। अच्छा, अब जरा एक बात बताएं कि यार COD के जो चैलेंजेस आते हैं, लोग कैश ऑन डिलीवरी पे देते हैं, इसकी कितनी परसेंटेज नॉर्मली लोग रखते हैं पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे मैंने वही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सेलर ने अपनी जो वो है ना, अपनी जो इंटीग्रिटी है वो ख़राब कैसे करी है कि शुरू में ही जो दिखा रहा है वो बेच नहीं रहा। अब जाहिर है जो नहीं, उन्होंने जब इंटीग्रिटी ख़राब कर ली तो पाकिस्तान की जो मार्केट है, जो भी ई-कॉमर्स मार्केट है, वो चीज़ में बदनाम हो गई है, अच्छा खासा बदनाम हो गई है कि यार ये जो दिखाते हैं वो बेचते नहीं है, या जो पार्सल में आ रहा है वो बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है जो दिखा के उसने जो ऑर्डर किया था कस्टमर ने। तो जो COD परसेंटेज है ना, अप टू प्री पेमेंट परसेंटेज, मतलब जब इन दोनों कंपेयर करें तो COD परसेंटेज ऑलमोस्ट 95% है। बायर रेडी नहीं है, बायर कहता है यार मैं पहले सामान खोल के देखूंगा फिर पे करूंगा। बिल्कुल, ये जो है ना, ये चीज़ सबसे ज़्यादा रिटर्न बढ़ाती है। अमेज़ॉन पे रिटर्न क्यों नहीं है? अमेज़ॉन पे जब 10% भी रिटर्न आता है, सही 10% बहुत ज़्यादा रिटर्न है, आपकी अकाउंट हेल्थ उससे डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि देखें वहाँ पे जो है ना, जो प्रोटेक्शन है, बायर प्रोटेक्शन, सेलर प्रोटेक्शन दोनों है। यहाँ पे किसी की प्रोटेक्शन नहीं है। यहाँ पे बायर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है खुद, सेलर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। सेलर कैसे दूसरे को बचाने में? बिल्कुल, सेलर कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है? एपेक्स के पास आगे वो ये कर रहा है, क्या कर रहा है वो, अब हम उसकी तरफ से सारी जो चीज़ें हैं वो हम मैनेज करते हैं। तो खैर ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ कि हमें हमारे पास आगे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये वाला एक एस्पेक्ट जो है ना, ये वाला एस्पेक्ट के COD अगर यहाँ प्री पेमेंट स्टार्ट हो जाए तो प्री पेमेंट के बाद तो आपके 90% मसले ख़त्म हो जाए। बट ऑब्वियसली बात है कि आपको बायर को अपने आप को ही प्रोटेक्ट करना है, तो वो पहले सामान खोल के देखता है फिर पे करता है। नहीं समझ आता, वापस से डिलीवरी फेल हो जाती है आपकी। नहीं, यहाँ पर है भी चैलेंज ना, अगर कभी फूड पांडा में मैंने भी ट्राई किया कि अगर पहले पेमेंट कर देना तो ऐसा कभी एक दफ़ा तो ऐसा भी ऑर्डर भी नहीं आया। यही मैं कह रहा हूँ आपको, सिर्फ बायर नहीं है यहाँ पे ख़राब, सेलर भी ख़राब है। अब यहाँ पे खाली राइडर बीच में गड़बड़ करता है कि क्या किया? नहीं, राइडर गड़बड़ नहीं करता इसमें राइडर का ऐसा कुछ नहीं है रे। मतलब इस तरह के हो सकता है कि यार वो नहीं डिलीवर करने गया, लेकिन यहाँ से जो मसला वो भी आता है कि यार अगर लेट सपोज कि मैं ये कहता हूँ कि 5,000 का ऑर्डर मैंने किया है तो 5,000 एक अमाउंट है, ठीक है, आप भले उसको ही बोलें कि यार नहीं समझ आएगा, मैं आपको वापस से रिफंड करूँगा। बायर ट्रस्ट नहीं कर रहा आप पे। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जो वो बनी हुई है, आपकी जो हिस्ट्री बनी हुई है, सिर्फ आपके मतलब अपने ब्रांड की बात नहीं कर रहा, एक ओवरऑल जो सेलर की हिस्ट्री बनी हुई है पाकिस्तान, वो बहुत बुरी बनी हुई है। उसकी जो इंटीग्रिटी है वो बिल्कुल क्वेश्चनेबल है और है। मतलब आपने भी जो ऑर्डर, जैसे अभी आपने फूड पांडा की बात करी, तो फूड पांडा बहुत बड़ा नाम है। जब उनसे वो है, जब ऐसे जो भी ब्लंडर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर एक छोटा ब्रांड तो किस बेसिस पे करेगा आप, वो तो देखें। तो कैसे वो कम करते हो आप, उसको कैसे बचा रहे हो? मतलब उनके चैलेंजेस को कैसे कम कर रहे हो कि COD से भी अगर कोई वापस आ जाता है, तो वो पहले कैश ऑन डिलीवरी है, फिर वो मना कर देता है,
तो फिर आप उसको कैसे करते फिर? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है ना ये चीज़ पुश करते हैं थोड़ा सा बायर को कि यार अगर आप हमें लेट सपोज कि अगर आप प्री पेमेंट कर रहे हो ना तो उस पर भी हम आपको ऑफ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम सेलर सिक्योर कर रहे हैं, सेलर का पैसा सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बायर को हमने एक इंसेंटिव दिया कि यार हम आपको इतने % ऑफ दे रहे हैं, आप हमें प्री पेमेंट कर दें, ठीक है। इजी पैसा, जैस कैश, अकाउंट नंबर किसी के भी थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज के नहीं कर रहा वो, ठीक है, तो COD वाली जो चीज़ है ना, वो COD वाली चीज़ वही होती है कि आपको कोशिश यही करनी है जो आपके जो रिटर्न्स कंट्रोल करने के जितने भी आपके जो एस्पेक्ट्स हैं कि यार मैंने इसको कॉल कन्फर्मेशन करनी है, मैंने इसको डिस्काउंट ऑफर करना है, मैंने जो राइडर है उसको डिस्काउंट ऑफर करना, उसको इंसेंटिफाइज करना है, तो ये वाले ही वही वो जो सेम एस्पेक्ट्स हैं वही वाले यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें मुझे आपको जो लगता है ना कि अगर ऑर्डर 500-1000 रुपये का है तो फिर आप उसको कैसे करोगे? उस पर तो फिर बहुत मुश्किल है। अगर 90 रुपये उसको दे रहे हैं, कुछ भी नहीं बचता, 500-1000 रुपये तहसील में कुछ नहीं बचता। नहीं, ये प्रोडक्ट यानी कि फिर कम से कम 2-3 हज़ार रुपये की होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, तो अगर 1000 रुपये के अंदर अगर आप उसको 90 रुपये देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा आपको। देखें, अगर आप 1000 से अंदर की प्रोडक्ट सेल करें ना, और अगर आपका ब्रांड इमेज नहीं है कि आप 500 रुपये आप एड्स पे वो कर रहे हैं, ठीक है, स्पेंड कर रहे हैं, और उसके बाद आप प्रोडक्ट आपकी लेट सपोज 75% ग्रॉस मार्जिन है, 1000 रुपये का आप सेल करते हैं, कैलकुलेशन से बात करते हैं, ठीक है, 1000 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, 75% आपका ग्रॉस मार्जिन है, मतलब आप 250 रुपये की सोर्स करते हैं उसको, ठीक है, सही है। 500 रुपये का ऐड चलता है, सही है, डिलीवरी कॉस्ट सब कुछ मिला के, बबल रैप, फ्लायर, कार्टन रैप, सब कुछ मिला के 300 रुपये आता है। यू आर नॉट मेकिंग अ सिंगल पेनी, ठीक है। उसके बाद रिटर्न आ जाता है, लॉस मेकिंग हो गया बिजनेस, बंद हो गया बिजनेस। तो प्राइसिंग, कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बेंचमार्क क्या देते हो? मेरा सवाल दूसरा है ना कि यार ये बेंचमार्क होना चाहिए कि आपके पास जब प्रोडक्ट आ रही है तो कम से कम 1500 की होनी चाहिए, 3000 की होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वाइट लेबलिंग पे मैं सजेस्ट करता हूँ कि 2500 एटलीस्ट आपकी 2200 से तो ऊपर की होनी चाहिए प्रोडक्ट। पहला ब्रांडिंग पे ब्रांडिंग जब आप कर रहे हैं तो आप रिटर्न डेट कम आते हैं, ठीक है, तो ब्रांडिंग में 1500 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ब्रांडिंग पे अगर आप ब्रांड बना के, ब्रांड इमेज सेट करके, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा के सब कुछ कर रहे हैं प्रॉपर्ली, एक ऐसा बिजनेस ही लेके चल। वाइट लेबलिंग दुकान एक आपके लेट सपोज गली के कोने पे एक जनरल स्टोर है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। वो क्या कर रहा है, उसने सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए, उसकी कोई अलग से वो नहीं है कि लेट सपोज मैं बोलूँ कि यार आउटफिटर एक ब्रांड है और आपका जो दुकान है बाहर वो कोई ब्रांड नहीं है। आपने यहाँ से ऑलपर्स का दूध नहीं मिला, आपने बराबर वाली दुकान से खरीद लिया, बट आउटफिटर का जो एक ब्रांड है वो बंदा वेट करता है, उसने ऑर्डर किया है, ठीक है, वो कहीं और से बाई नहीं कर सकता, तो वेट करेगा, वो ऑर्डर लेगा। यहाँ पे रिटर्न्स कम होते हैं एज अ ब्रांड। एक आपका रिटर्न रेट वहाँ से, मतलब यहाँ से भी 10 से 20% आ जाते हैं। मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, कह रहा है मेरे 5% रिटर्न रेट आ रहा है, तो या तो आपका ऑर्डर का जो वो है रेशो बहुत कम है, या तो आप झूठ बोल रहे हो। सही। बहुत क्लियरली मैं बोलता हूँ। हम लोग एक ब्रांड एक्वायर कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से 2021 या 22 की बात है, तो एक्वायर कर रहे थे, और उसमें था, उसने जो सेलर था उसने हमें बोला कि यार मेरा जो रिटर्न रेट है वो 8% है, ठीक है। उस वक्त तो ऐसी लुक्रेटिव ऑफर थी, हमने तो रिजेक्ट ही नहीं करी, हमने बोला भाई आओ मीटिंग में आओ, डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से 13 लाख रुपए उसकी डिमांड थी ब्रांड की, छोटा सा ब्रांड था, और 12 या 13 लाख रुपए मंथली सेल थी, और उस बकौल उसके के 30% का हम नेट मार्जिन है हमारा, मतलब वो 12 लाख पे 4 लाख रुपए बना रहा है, सही है, जो भी अमाउंट बन रही है, ठीक है। मेरे ख्याल से 3,60,000 बनती है, ठीक है। अब ये एक लुक्रेटिव ऑफर है। एज एन इन्वेस्टर हम लोग ऑन बोर्ड, हमने मीटिंग सेट करी, 8% का रिटर्न रेट। वो क्या कह रहा था कि जो हम लोग डिस्पैच करते हैं उसके बाद से है रिटर्न रेट 8% का, बट जो कॉल पे जो कैंसिल हो रहे हैं ऑर्डर वो 15% से 20% है, या कॉल पे जो नो रिस्पॉन्स है, तो आपका नेट रिटर्न रेट कितना हो गया? 28%, 30% हो गया, हाँ, ठीक है। तो फिर जब कॉस्ट कैलकुलेशन पे आए तो फेसबुक का CPA इररेलेवेंट है, 30% रिटर्न रेट आ रहा है, तो जो भी फेसबुक का CPA आ रहा है वो 70% पे लग रहा है। अब 100% पे जो आपने इसको डिवाइड किया था, आप उसको 70% से डिवाइड करो, CPA बढ़ गया। टोटल डिलीवरी चार्जेस जो आपने 100% से डिवाइड किया था वो आप 70% से डिवाइड करो, वहाँ से वो बिजनेस ब्रेक इवन पे खड़ा हुआ था। तो यहाँ पे इतनी पुअर कैलकुलेशंस हैं, इतना मिसकॉन्सेप्शंस हैं, और इतना इसको एक हाइप बना दिया कि शॉपिफाई का वाइट लेबल स्टोर स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, और यहाँ से ये कर दिया, यहाँ से वो कर लिया। ये इसमें मतलब मैं कोर्स सेलर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, बट इसमें उनकी गलती है। 1000 एक साइड दिखाते हैं ना बस कि बस लाख रुपए में इतना पैसा बन गया, वो पूरी कैलकुलेशन नहीं दिखाते। बिल्कुल भाई, बिजनेस का इन डेप्थ अगर आप उसमें पूरा डीप डाउन जाओ ना, तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है कि यार हम इतना पैसा बना रहे हैं, इतनी कॉस्टिंग है, इतनी चीज़ें हैं, और
90% बिजनेस, 95% बिजनेस क्यों फेल कर रहे हैं? एक्सेसिव रिटर्न डेट, पुअर कॉस्टिंग। एक्सेसिव रिटर्न डेट है, कॉस्टिंग वैसी ख़राब हो गई। 30%, 25% ग्रॉस मार्जिन, और आप उस पर परसेंटेज ऑफ कॉस्टिंग जो आपका जो मार्कअप है उस पर आप सामान ले रहे हो, फिर भी आप लॉस मेकिंग हो, इसका मतलब आपके बिजनेस में मसला है। जब आप भी अमेजोन पे जब आप भी करते हैं बिजनेस, तो आप जो भी कॉस्टिंग करते हैं अपनी, जो मार्कअप जो आप लगाते हैं, कितने % करते होंगे? हम लोग तो 35% पे जाते हैं, मतलब उस पर भी प्रॉफिटेबल हैं आप? हाँ बिल्कुल ऐसा है। ऐसा ही है ना? क्यों है? क्योंकि रिटर्न्स और ये वाले जो मसले मसाइल हैं वो कंट्रोल्ड है वहाँ पे। हाँ, रिटर्न तो होता नहीं है बिल्कुल। मतलब मैं वही तो बता रहा हूँ, हमारे स्टोर पे 10% अगर कभी आ गया, कभी नहीं आया, 10% आ गया, नींद उड़ जाएंगी हमारी। क्यों उड़ेंगी? हमें पता है कि भाई बायर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और सेलर भी प्रोटेक्टेड है किसी ना किसी पॉइंट पे। प्रीपेमेंट्स हो गई या FBA ने दे दिया, जो भी दे दिया। अब हमने अपना जो एक टैगलाइन रखी फुलफिलमेंट बाय एपेक्स की, वो हमने FBA रखी। इसकी बेसिस पे हमने क्या फुटफॉल हमें आया चाइकॉन पे कि अरे FBA पाकिस्तान आ गया, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पाकिस्तान पे आ गया। खैर ये गिमिक था हमारा, जो हमने अपनी शर्ट्स पे लगाया था कि फुटफॉल के लिए लगाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर गया। क्लिकबेट था एक बेसिकली, तो वो काम कर गया कि FBA जो FBA सर्विसेज दे रहा है, अमेजोन जो सर्विसेज दे रहा है फुलफिलमेंट की, उसको कॉपी करने की कोशिश करिए। ऑब्वियसली उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच सकते, ना उतनी फंडिंग है, ना वो प्रोसेसेस यहाँ बना सकते हैं, या ना बायर ऐसा है ना सेलर ऐसा है, लेकिन उसको कॉपी करने की कोशिश करिए। सेलर्स को ये फैसिलिटेट कर रहे हैं हम। अभी कितने कस्टमर हैं तुम्हारे पास तकरीबन? अगर ऑन बोर्डेड अभी हम तकरीबन 30 से 35 हज़ार 32 हज़ार हम मंथली ऑर्डर्स हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं अपने, तकरीबन डेली के नहीं मंथली के तकरीबन हम 1300 ऑर्डर्स हम लोग डेली डिस्पैच कर रहे हैं। इसको अभी हम एक्सपेंड करें, क्योंकि अभी हमने जो सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है ना, उसमें हमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जिसको मार्केट करना शुरू किया। क्योंकि रेफरेंस से कर रहे थे। अभी हमने मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले ऐड चलाए हैं, 2 हफ्ते में ऐड चला के हमने 10,000 ऑर्डर कन्वर्ट किए, मे बी थोड़ा ज़्यादा। और क्योंकि हमें पता है यार ये रियल प्रॉब्लम है। अच्छा, तुम सारे काम कर रहे हो, अभी तुमने एक ऑफ़र की थी कि यार अगर प्रोडक्ट भी नहीं है तो हम सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये वाला काम हम पहले करते थे, ये वाला मॉडल हमने शट डाउन कर दिया। हाँ, ये आपके लिए कर देंगे आपके लिए कर देंगे, मसला नहीं है। क्या करोगे उसको? हमने पहले हमारा जो मॉडल था, हम लोग इन्वेस्टर मॉडल पे काम कर रहे थे। इन्वेस्टर मॉडल में क्या किया, आपसे मैंने 15 लाख रुपए लिए, आपका बिजनेस मैंने सेट कर दिया। और तहसीन भाई मैं आपको बताऊँ, ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा हाथ पकड़ा है कि रेफरेंसेस से ही हमने मोर देन 1.5 CR हमने रेस किया हुआ था, मे बी मोर। वो मैं पूरा एग्जैक्टली डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन एक कॉल पे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बिजनेस मॉडल बहुत लुक्रेटिव था। 8-9% हम लोग नेट मार्जिन दे रहे थे। एक इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है या कहीं और इन्वेस्ट करता है, उसके लिए 8% मंथली, अराउंड 100% ईयरली, इससे अच्छा क्या हो सकता है? सही है। खैर इस पे फिर यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी फुलफिलमेंट की। हमारे अपने ऑर्डर 20-22 हज़ार होते थे। फुलफिलमेंट से अलग पैसा बना, जो इन्वेस्टर को सर्विस दे रहे हैं उससे अलग पैसा बना। फिर हमारी अपनी लॉन्चेस थी। उसके बाद फिर हमने जब ये वाला जो जाहिर है कि एक इन्वेस्टर का पैसा ले लेना, और एक शुरू में हमने जैसे स्टार्ट किया था वो बूट स्ट्रैप से एकदम इन्वेस्टमेंट मॉडल पे आके थोड़ा सा हम लोग चोक करना शुरू हुए थे। मैं मतलब बिल्कुल खुल के बताता हूँ कि हम लोग चोक कैसे करना शुरू हुए। प्रोडक्ट्स में हमारी प्रोडक्ट की टीम है हमारी, हमने अब एक आउटसोर्स जो उमर की कंपनी है वो उसको आउटसोर्स करी हुई है, ठीक है, इन हाउस नहीं है, बट हमारे जो स्टोर्स वही रन करते हैं। सही। तो ब्रांड इंटेलेक्ट नाम है उस कंपनी का, तो उसके थ्रू हम लोग अपना करते थे। फिर वहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से फिर हम थोड़ा सा जो है ना प्रोडक्ट सेलेक्शन में थोड़ा सा हम फंसना शुरू हुए। अब जाहिर है 15 स्टोर्स सिर्फ वाइट लेबलिंग है, 15 अलग स्टोर्स। अभी हम लोग करेंटली 45 स्टोर्स पे हैं, 50 के करीब हमारे स्टोर्स हैं हमारे पास अभी ऑन बोर्ड, जिसमें वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल दोनों हैं। तो मॉडल पे स्विच किया, क्योंकि जाहिर है इन्वेस्टर ऑन बोर्ड करा, इन्वेस्टर कंसल्टेशन, ठीक है, फिर सब कुछ वो मतलब एक अलग बॉल गेम है। उसको पुश करने में फिर आपको अपना स्केल, अगर फुलफिलमेंट में अगर लेट सपोज 10,000 ऑर्डर के लिए आपको एक वेयर हाउस लेना है, तो उसको पुश करने के लिए ना आपको सिर्फ वेयर हाउस नहीं लेना, कस्टमर सपोर्ट की टीम बढ़ेगी आपकी, इधर भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं इधर नहीं बढ़ेगी, ऑर्डर्स आ रहे हैं बढ़ेगी कस्टमर सपोर्ट की टीम, सही है, अकाउंटेंट्स आपके बढ़ेंगे, फिर आपका जो भी रिपोर्टिंग है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, फिर यहाँ के लीगल लेजिस्लेशंस के जो मसले हैं वो अलग हैं। तो वो वाला जो एस्पेक्ट था ना, वो हमने थोड़ा शट डाउन किया उस चीज़ को। फिर वहाँ से कट करके मेजरली हम फुलफिलमेंट की तरफ आ गए। तो तहसीन भाई फिर आपका क्या प्लान है लॉन्च करने का? पाकिस्तान में कभी भी नहीं। क्यों? तो इसलिए मैंने कहा तुम रिकॉर्डेड पे ले लो, ताकि तुम्हें दोबारा भी मुझे ऑफर करोगे मैं रिकॉर्डिंग तुम्हें भेज दूंगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स बहुत है ना मार्केट। जैसे अभी आपको तो शॉक में कर रहे हो, एनर्जी लेवल पे करो, लेकिन जैसे आपने बताया COD में भी मसला है, डिलीवरी में भी मसला है, कोरियर वाले के साथ भी मसला है, बेचारा सप्लायर ही फंसता है। फिर वो ऐड के अंदर वो सेम प्रोडक्ट जैसे ही आपके ऐड चलना शुरू हो, वो स्पाई करके वो सेम कोई और शुरू कर देता है। सही है। तो क्योंकि मार्केट छोटी है,
देखा जाए तो मार्केट बहुत अच्छी है, 23-25 करोड़ लोग हैं, लेकिन पैसा नहीं है। पैसा ना होने की वजह से मैं किसने का तहसीन में पैसा नहीं है? मतलब हमारी जो अभी हम लोग करंटली जो हम अपने स्टोर्स पे स्पेंड कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से महीने के 1 CR प्लस है, सिर्फ हमारे जो अपने पर्सनल स्टोर्स हैं 1 करोड़ से ऊपर ही कर रहे हैं। बाइंग मार्केट है और पैसा लोगों के पास बहुत ज़्यादा है। और जो आप कह रहे हैं कि मसले मसाइल बहुत है ना, तो मसले मसाइल के लिए हम एपेक्स बैठी है ना, आप आएँ, आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट भी देनी पड़ेगी तुम्हें। तो प्रोडक्ट मैं आपको वो मैं आपको करवा दूंगा, इतना फेवर मैं आपको दे सकता हूँ कि ब्रांडिंग को लेके चलेंगे ना। वाइट लेबलिंग क्यों करनी है आपने? देखिए वाइट लेबलिंग क्या एक शॉर्ट टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म, इस साल नहीं अगले साल डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगा उसका गेम सारा, वो चीज़ें आप कॉम्प्लेक्स होंगी और आप फंसते रहेंगे उसमें, ठीक है, वो आप साइकिल में फंस जाएंगे। ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांडिंग करें, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, ब्रांड इमेज बनाते हैं, फुलफिलमेंट, सारा एस्पेक्ट हम देख रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट भी साथ करनी है। मैं इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर भी आपके साथ करता हूँ, क्योंकि देखें क्या क्या कि वो प्लान क्या करोगे उसमें 30-70 का? वो तो हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। नहीं, वैसे भी अगर किसी ने अगर आना हो एज एन इन्वेस्टर आना सही हो, है, तो वो कैसे आ सकता है? अच्छा वैसे तो जो हम जिस पहली बेसिस पे लेते थे वो वाइट लेबलिंग पे ही करते थे हम, अभी हम लोग ले रहे हैं ब्रांडिंग के ले रहे हैं, लेकिन अब वाइट लेबलिंग हमने बिल्कुल शट डाउन कर दिया है। तो इस पर हम क्या करते हैं, हम एक सर्विस फी चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारी जो मार्केटिंग है वो हम अपनी ब्रांड लेग को आउटसोर्स करते हैं, ठीक है, वहाँ से वो ब्रांड जो भी प्रोडक्ट हंटिंग है वो भी वही करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो कॉस्टिंग है वो यहाँ से हम लोग करते हैं सारी। तो एक जो हमारा जो कॉम्बिनेशन है ना, मैं, हमजा भाई, उमर, हम तीनों एक डिफरेंट बॉल गेम्स के जो एक्सपर्टीज़ है वो लेके आ रहे हैं। तो फ़ायदा सबसे बड़ा ये है, अब कोरियर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग साइड पे हमजा भाई की जो गेम है, हमजा अंसारी जो मेरे पार्टनर हैं, वो इस गेम को एक्सेल कर रहे हैं, सही है। ब्रांडिंग वाली साइड है जो एपेक्स की, अब तो ब्रांडिंग ही होती है और हमारे अपने पर्सनल स्टोर्स की होती है। और जो अकाउंट ऑडिट है क्लाइंट्स के, वो उमर वाली जो एस्पेक्ट, उमर और जुनेद भाई हमारे मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग हेड है माशाल्लाह, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और एक अच्छा मतलब उनका एक वो बन गया है। और बाकी जो कॉस्टिंग वाली साइड है प्लस जो ब्रांडिंग वाली साइड है कि यार कितना आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाली साइड है, वो फिर मैं खुद देखता हूँ। तो ये वाली सिर्फ एपेक्स को एक ये वाला नहीं है फील्ड कि यार आपने सिर्फ सामान देना है, हम डिस्पैच करने रिटर्न आगे आपको भेज दी, ऐसा नहीं है। एक पूरा बिजनेस मॉडल बना के हम असिस्ट करने के लिए तैयार हैं आपके साथ। अब आपका जो स्टोर है, लेट सपोज आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हम एक फ़ी चार्ज करेंगे, फ़ी चार्ज कर ली, या तो आपने बोला कि यार 70-30 कर लो, ठीक है, 70-30 कर ली, बट इसमें हम लोग फिर रिजल्ट आपको, जैसे वाइट लेबलिंग में तो हम नेक्स्ट 3 मंथ से ही रिजल्ट कमिट करना शुरू करके डिलीवर भी करते थे। सही, मतलब 8% 9% एक इन्वेस्टर के लिए बहुत होता है। आप भी अगर बीइंग एन इन्वेस्टर अगर आप सोचें 8% बहुत है, 10% साल का 100% इज़ अ ह्यूज नंबर। हाँ, 1 साल में पेमेंट वापस आ गई ना आपकी, बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई, फिर जो नेक्स्ट जितने भी टाइम फ्रेम पे आपकी इन्वेस्टमेंट रोल हो रही है वो आपका एडिशनल पैसा है। डूबने की भी तो चांसेस है, आप जब उसको डायरेक्ट ख्वाब दिखा रहे हो, कनेक्ट कर लेगा, बिल्कुल है, बोलेगा 10 लाख रुपए का डूब गए, बिल्कुल है। देखें मैं आपको बताऊँ कहाँ हम इन्वेस्टमेंट सेव करते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है, पता है, ये मैंने बिल्कुल वो वाली बात करी थी जो कोर्स सेलर्स करते हैं कि ऐसे ख्वाब दिखाए मैंने कि मैं सामने आसमान पे पहुंचा दिया बंदे को, हाँ कि भाई चलो अगले। बिल्कुल। अब इसमें कहाँ आपके पैसे डूब सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, इन्वेंट्री आपकी जब बात होती है जब आपका प्रोडक्ट टेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो इन्वेंट्री में पैसा बच गया किसी हद तक। प्रोडक्ट टेस्टिंग पे आपका पैसा एक लिमिटेड अमाउंट में लगता है, तो संक कॉस्ट अगर आपका बिजनेस अगर आपका नहीं चल पाता ना तो वो 15 से 20% है। देखिए अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें ना, 2 लाख रुपए मतलब डूब जाने की आपको वो अंदर वो होनी चाहिए रिस्क की, वो एपेटाइट, इतनी एपेटाइट तो लेके चलेंगे ना आप, सही है। तो 20 से 25% पे अगर हमें नहीं समझ आ रहा होता प्रोडक्ट शिफ्ट, और मैं कमिट नहीं किसी को भी नहीं करता कि यार आपकी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से यहाँ नहीं समझ आ रहा, 6 महीने में भी नहीं समझ आ रहा आपको कि यार बिजनेस ग्रो होते हुए नहीं दिख रहा आपको, आप एग्जिट दे दो, हम रीबाय कर लेंगे, इतने कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन इन्वेस्टर मॉडल अभी हमने वाइट लेबलिंग पे होल्ड कर लिया है, बिल्कुल होल्ड कर लिया है, सिर्फ ब्रांडिंग पे जा रहे हैं अब। और ब्रांडिंग में 10 लाख नहीं लगते। ब्रांडिंग में आप क्या करते हो उसके अंदर? अच्छा, ब्रांडिंग पे क्या होता है, ब्रांडिंग पे प्रोडक्ट हंट हुआ, ठीक है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल एसेस हुई, ठीक है, जैसे अमेजोन पे हंटिंग होती है कि सर्च वॉल्यूम देखा, वैसे ही इधर गूगल पे भी एनालिटिक्स देखे, ठीक है, एड्स का जो भी कंपटीशन है वो असेस किया, ठीक है, फिर जो यूजेज है, ये मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, बहुत इन डेप्थ है, मतलब इसमें आपको क्या क्या KPIs अगर मीट हो रहे हैं तो जाके आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब अमेजोन पे जब हंटिंग होती थी प्रोडक्ट की, जाहिर है अमेजोन पे 10 लाख 20 लाख नहीं लगते। अमेजोन पे अभी जो हम करंट लॉन्चेस कर रहे थे, अमेजोन पे जो एक डिफरेंट कंपनी है उसमें हम 70,000 की एक लॉन्च कर रहे हैं, $70,000। $70,000 क्यों? क्योंकि ये 20-25 हज़ार की डॉलर की हो जाती है, ठीक है। PPC दिन ब दिन महंगी हो रही है,
ठीक है, PPC के बगैर अमेजोन की गेम ऐसा नहीं है। आइदर इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, कि आप इन्फ्लुएंसर से पुश दे दो, ठीक है। $20 की अगर आप एक प्रोडक्ट लेके जाते हैं, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है उसकी कॉस्टिंग को। FBA की कॉस्ट है, ठीक है, FBA की कॉस्ट हर दिन के हिसाब से बढ़ रही है। अमेजोन इतना मैनिपुलेटिव हो गया है कि वो हर कॉस्ट को ऐसी वो कर रहा है कि एक सेलर के लिए वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा मुश्किल होना शुरू हो गई है। यहाँ वाले मसले नहीं है, लेकिन किसी हद तक तो कॉस्टिंग जो है ना, कॉस्टिंग ही मतलब इस बॉल गेम जो पूरा जो एक बॉल गेम है उसका पूरा क्रक्स है। तो ये वाला भी एक एस्पेक्ट है, सही है। अब लेट सपोज कि 20 लाख रुपए की आपने यहाँ ब्रांडिंग के लिए आपने मुझे 20 लाख रुपए दिए, ठीक है। अब उसमें स्प्लिट होगा, क्या क्या स्प्लिट होगा? उसमें स्प्लिट होगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, ठीक है, उसमें स्प्लिट होगा FBA एड्स का। इन्फ्लुएंसर वाला मुझे दे देना पैसा डन मैं तुम्हारा लोगो लगा दूंगा बीच में, बस डन हो गया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो आपके बिजनेस की बात करें ना, आपने बिजनेस से पैसा लेंगे? नहीं, एक बात बता रहा हूँ कि तुम स्प्लिट करते हो ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो मैंने कहा इन्फ्लुएंसिंग का फिर यहाँ लोगो लगा दूंगा मैं। बस डन है, ये तो डन हो गया। एपेक्स का लोगो लगा देंगे हम आपका, बस ठीक हो गया। स्टार्टिंग में भी लगा देंगे, नीचे भी लगा देंगे, हर जगह लगा देंगे। मैं तो एपेक्स की शर्ट पहन के आने वाला था, मैंने कहा एपेक्स की शर्ट पहन के आता हूँ, अच्छी ब्रांडिंग हो जाएगी। नहीं, अगर तुम पैसे देते मैं भी पहन के बैठ जाता। तुमने पैसे नहीं दिए। नहीं, बस मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पैसे दूंगा, आपको टेंशन नहीं। अगर पैसे देते तो मैं यहाँ पे भी एक एपेक्स की T-शर्ट मतलब दोबारा भी कर सकते हो, मैं अभी भी ऑफर कर दूँ तो एपेक्स की शर्ट पहनाओ मुझे, ये रिकॉर्डेड है, ये भेज दूंगा जिस वक्त मुझे पैसे चाहिए। डन है, मुझे भेज दीजिएगा। भी तो चाहिए होता है सिस्टम और नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप इन्फ्लुएंसर से आ जाओ आप। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ठीक है। मैंने भी देखो मैंने भी मार्केटिंग कर ली ना कुछ। अरे तहसीन भाई, मैं आपको बताऊं, ये जो एस्पेक्ट है मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ऐसा एस्पेक्ट है, अभी हमने एक चीज़ अपनी लिक्विडेशन के स्टार्ट करी है, तो उसमें मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जरूरत पड़ी थी। मतलब मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो अभी हम लोग उस पर ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जरूरत पड़ी। एक इन्फ्लुएंसर को 15 से 20 हज़ार रुपये पे किए हैं, जिसकी फॉलोइंग 20-25 हज़ार रुपये, 30-25 हज़ार फॉलोअर्स हैं, 1 लाख फॉलोअर्स वाले भी हैं। बट एंगेजमेंट रेट भी मैटर कर रहा है कि वो इन्फ्लुएंसर आपको जो एक तो ऐड क्रिएटिव मिलता है आपको, ठीक है। ऐड क्रिएटिव के लिए तो 5-5 हज़ार वाले भी हैं, लेकिन एक फेस वैल्यू है। जब मैं सेलर सिंह के ऐड स्टार्ट करा था, सेलर सिंह मेरी जो अमेजोन की सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, तो उसके जब मैं ऐड स्टार्ट करा था, मैंने सिर्फ ऐड की जो वीडियो बनाने के लिए जो मैं एक गोरे को दिए थे, ऑब्वियसली अमेजोन के लिए मैं यहाँ नहीं करता उसको प्रमोट, एक गोरे को मैंने तकरीबन $14 दिए थे सिर्फ एक वीडियो के, और 3 वीडियोस बनाई थी। एक वीडियो के $300 बिल्कुल हाँ, 3 बनवाई है ना तुमने? एक वीडियो के $1 लगाए थे मैंने सिर्फ क्रिएटिव साइड पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी रन हुआ, और वो सिर्फ 1 या 2 दिन में मेरे ख्याल से मेरी कॉस्ट कवर हो गई थी। फिर ये बेनिफिट्स भी हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के, लेकिन आइडेंटिफाई करना है। मतलब उस इन्फ्लुएंसर मार्केट ने खुद वीडियो बनाई है $4 की। बिल्कुल $, जी $, तो बहुत होते हैं यार, बहुत होते हैं, तो रुपए तकरीबन। हाँ, लेकिन कॉस्ट कवर हुई ना उसके। फिर वो भी तो होंगे ना, फिर मुझे क्रिएटिव भी मिले उसके, मैंने उस पर एड्स भी रन किए, तो बेनिफिट्स हैं। लेकिन क्या आइडेंटिफाई करना है एक सही इन्फ्लुएंसर। लेट सपोज आपने ये जो फेक इन्फ्लुएंसर जिन्होंने फेक फॉलोअर्स जिन्होंने बाई किए हुए हैं उनको दे दिया, एंगेजमेंट रेट ही नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? मतलब 10,000, वो 10 हज़ार में मैं आपको बताऊँ, अभी हमने सिर्फ स्टार्ट की थी कैंपेन, ऐसे मैसेज आते हैं, सर हम आपका सिर्फ प्रोडक्ट फ्री में दे दें, हम आपका प्रोडक्ट मार्केट करेंगे। प्रोडक्ट की कॉस्ट है हमारी 5,000 रुपये कॉस्ट है, 12,000 की सेल कर रहे हैं, 13,000 की सेल कर रहे हैं, सही है। तो जाहिर है 5,000 की कॉस्ट है, वो नहीं देते फिर हम, क्योंकि पता है रिजल्ट ही नहीं आना। तो ब्रांडिंग में जब वापस मैं ब्रांडिंग पे आ जाता हूँ कि ब्रांडिंग पे जब हम आते हैं तो हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सबसे पहला एस्पेक्ट, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट हमारा जो गूगल PPC चलती है इस पर, ठीक है। और तीसरा एस्पेक्ट जो है हमारा वो डिजिटल मार्केटिंग साइड पे फेसबुक ऐड और जो भी हमारा टिकटॉक एड्स वगैरह होते हैं वो रन करते हैं। तो एक 3 तरफ से एक डायमेंशन हम सेट करते हैं मार्केटिंग की, और फिर ऐड रन करते हैं। लेकिन इससे पहले की जो चीज़ है प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट पैकेजिंग, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्टिंग बहुत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कॉस्टिंग ही जो है ना पूरा गेम ही वही है। मतलब इनिशियल कॉस्टिंग आपको दिख रही है बहुत आसान है, बट जब वही वाली बात कि जब आप गेम के अंदर एंटर होते हो ना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अब लेट सपोज कि मैं वही जूते की एग्जांपल अगर हम ले लें, सही है। मैंने एक इन्फ्लुएंसर को जूता भेजा, ठीक है, वहाँ से वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, सही है। मैंने ऐड चलाएँ, वहाँ से यहाँ मुझे किक मिल रही है, मैं PPC रन कर रहा हूँ, ठीक है, गूगल पे, यहाँ से मुझे किक आ रही है, जो भी प्रोडक्ट पे पुश मिल रहा है मार्केटिंग साइड पे। तो इस वजह से जो है ना लेकिन प्रोडक्ट सिलेक्शन अगर अच्छी है तभी होगा ये। तो वहाँ से जो है ना फिर एक गेम डेवलप होना शुरू होती है। अब 20-25 लाख रुपए तो इस पर लगते हैं। ये 10 लाख रुपए वाली उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बफर भी रखना है, इन्वेंट्री भी बनवानी है। जूता बहुत महंगा लॉन्च होता है। मेरे एक मेंटर ही हैं
मैं नाम भी ले लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया था, वैसे ये रिकॉर्ड में डालिएगा नहीं, ये मैंने गलती से बोल दिया है, नाम हटाना है इनका, नाम हटा दिया उनका भाई, नाम पे लाजमी टूट हटा कर देना भाई, हाँ। नाम पे टूट कर देना, क्योंकि उनकी कंपनी में आपको बताता हूँ, उनकी कंपनी है जूतों की। तो उसमें क्या है कि वो बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं, सही है, वो मेरे मेंटर हैं। और जो मैं फुलफिलमेंट वाला जो उन्होंने मुझे पुश करने का बोला था, उन्होंने ही मुझे बताया था। बट जो कॉस्टिंग है उसके पीछे और जो इन्वेस्टमेंट है उसके पीछे, जूतों पे बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। या जो कपड़े वाली साइड हो गई कि टेक्सटाइल में अगर आप इन्वेस्ट करें, उस पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं एक वो देख रहा था, मेरे ख्याल से पॉडकास्ट ही देख रहा था, कोई यूएस का एक बंदा था, वो मुझे सिर्फ कॉस्ट की कैलकुलेशन पॉडकास्ट में बता रहे थे। जो वो मेरे ख्याल से टाई डाई शर्ट्स बेचते हैं, तो साइजेस, ठीक है, फिर एसक्यूज़, नंबर ऑफ एसक्यूज़, साइजेस की बेसिस पे, फिर कलर्स की बेसिस पे, डिज़ाइन की बेसिस पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो, और फिर एक तो ये एस्पेक्ट है कि आपका ये हो गया, फिर लिक्विडेशन ऑफ इन्वेंट्री। एक साइज आपने पुअर, आपकी कैलकुलेशन है आपकी किस चीज़ की, इन्वेंट्री की। आपने 10 स्मॉल बनना है, एग्जाम्पल ले लें, 10 स्मॉल, 10 लार्ज, 10 एक्सेल और 20-25 मीडियम बनवा लिया, सही है। और लेट सपोज कि आपकी कोई एक वो फंस जाती है इन्वेंट्री, सही है। अब वो वाला अगर लेट से ट्रेंडी में अगर आप जा रहे हैं, टाई डाई एक ट्रेंड था और अब माशाल्लाह वो किक हो गया है, क्योंकि हमारे पास भी एक है टाई डाई का, तो वो एक अच्छा चल रहा है बिजनेस। लेकिन उसमें जो इन्वेंट्री का जो पैसा है वो बंदा फाइनेंस करता है बैंक से, और फिर अपना इन्वेंट्री और स्टॉक का जो है वो कवरेज करता है। तो खैर अभी वो उसकी लिक्विडेशन भी हम देख रहे हैं, अब उसकी लिक्विडेशन में भी अच्छा खासा मतलब वो पैसा बना रहा है। लेकिन वही वाली बात है कि कॉस्ट या बिलो कॉस्ट, तो यहाँ से वही वाली बात है, फिर कॉस्टिंग। तो ये एक एस्पेक्ट है। तो लिक्विडेशन में तो फिर आप तो सस्ता ही निकालते होगे ना उसको। लेकिन तहसीन भाई, लिक्विडेशन में जो बायर भी तो हमारे पास, एक ट्रेंडी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, सही है। हाँ, अगर सर्दियों की प्रोडक्ट है, क्या करेंगे आप गर्मियों तक उसको रोक के रखेंगे 6 महीने 7 महीने, वेयर हाउस का पैसा भरना है। बिल्कुल, वेयर हाउस का पैसा बन रहा है, हर चीज़, मतलब एक वो टेयर वो भी हो रही है, सही है। अब दूसरी बात, लेट सपोज के अगर एक एयर कूलर की एग्जांपल ले लें, सही है, ट्रेंड में आई थी, उसका नया डिज़ाइन, चाइनीज़ प्रोडक्ट में जो डिज़ाइंस हैं, हर दिन 2 नए डिज़ाइन आ रहे हैं, वो डिज़ाइन आउटडेट हो गया। अब आप 30% पे भी अगर अपनी कॉस्टिंग पे निकाल रहे हैं तो आपको 70% का लॉस है। तो ये लॉस कहाँ डाला आपने? कॉस्टिंग में डालना है। ये वाले एस्पेक्ट्स हैं ना, ये वाले एस्पेक्ट्स बहुत मसला करते हैं बिजनेस फेलियर के। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हमें थोड़ा सा जो है ना नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। तो आप उनको सपोर्ट करते हो कि अगर किसी को लिक्विडेशन करानी हो? बिल्कुल, मैं इज इट अ सर्विस टाइप हो गया ना, ये तो डिफरेंट मॉडल हो गया। बिल्कुल, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, अब लेट सपोज के एक बंदे के सामने पोर्टल आ रहा है, ठीक है, उसके सामने पोर्टल आ रहा है, हमारे सामने भी उसी का पोर्टल आ रहा है, ठीक है। एजिंग ऑफ इन्वेंट्री जो जैसे बनाते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री एज हो ही जा रही है। अब उसका क्या देखिए, उसका ये है कि उसका कैश फ्लो भी फंस रहा है। तो क्या मसला है कि वो फिर उसके लिए और मसले मसाइल बढ़ रहे हैं कि यार कैश फंस गया, इन्वेंट्री फंस गई, नए स्टॉक ऑर्डर करना है, FB एड्स के लिए चाहिए, FB एड्स के लिए पैसा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको असिस्ट करते हैं कि यार ये तरीके हैं, आप लिक्विडेट करने के लिए या तो हमें दे दो, ठीक है, हम एक ऑब्वियसली कुछ फ़ी चार्ज करते हैं, ठीक है। और दूसरा हम क्या करते हैं कि या तो हम उसको वापस से बोलते हैं सेलर को कि यार ये अब आप अपने पास ले लो, क्योंकि हमारी स्टोरेज की भी कॉस्ट है। अब लेट सपोज हमारे पास 50 के करीब स्टोर्स हमारे पास ऑन बोर्डेड हैं, ठीक है, इवन दो कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एवरी मंथ के हिसाब से एक्सपेंड कर रहे हैं, बट फिर भी एक बंदे की जगह एक स्टोरेज की जो कैपेसिटी हमारी लिमिटेड है, और एक एजिंग इन्वेंट्री है जो स्लो मूविंग है या मूव ही नहीं कर रही, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली फिर हम 1 महीने तक कुछ चार्ज नहीं करते, लेकिन नेक्स्ट मंथ से हम कुछ ना कुछ चार्जेस हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, एक बात बताओ कि आजकल जो है मतलब ई-कॉमर्स का तो चल ही रहा था बूम कोविड के बाद, तो अभी उसका ट्रेंड क्या चल रहा है और फ्यूचर में उसको कहाँ देख रहे हो आप? अच्छा, जैसे कोविड में बूम था ना, वो कोविड में बूम क्यों था, क्योंकि लोगों ने जॉब लूज़ की, ठीक है, और वहाँ से फिर वो उन्होंने लूज़ करने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने ई-कॉमर्स स्टार्ट किया। बट अभी वापस से बूम वो वापस क्यों आया, क्योंकि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, उन्होंने एक गिमी की एस्पेक्ट अपनी जो इन्फ्लुएंसिंग उसमें ऐड किया हुआ है। तो वो वाली चीज़ अब आप देखते होंगे रील्स, मैंने आज 5,000 से अपना शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट किया, मैंने 10,000 से शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट किया, यहाँ से बूम मिल रहा है। बूम तो है, ऐसा नहीं है बूम नहीं है। देखिए, काम जो 100 स्टोर्स अगर दिन में खुलते हैं तो 100 में से 90-95 बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये तो पता है कि यार मैंने स्टोर स्टार्ट कर लिया, चलना कैसे आगे, ठीक है, सिखा दिया, ऐड चला दिया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है,
ये कोई बताने वाला कोई बताने वाला नहीं है। बूम तो है जो भी आपका ई कॉमर्स है। अमेजोन, अगर अमेजोन वाले एस्पेक्ट से देखें, अमेजोन में पाकिस्तान ने जो अपनी जो सर्विसेज जो सेल करी हैं पाकिस्तान से, मतलब वो थर्ड नंबर पे आ रहा है आपकी जो सर्विसेज सेल करने की जो भी आपका पोजीशन है, ठीक है। तो बूम तो है, बट सही काम कितने लोग कर रहे हैं उसमें मसला है। उसमें अभी भी जो है ना, उसमें भी अभी वो वाली बात नहीं है कि यार पाकिस्तानी है तो क्रेडिबिलिटी इशू है। ऐसा एक इमेज तो सेट हुआ है, क्योंकि हमने गलतियां भी खुद करी हैं, लेकिन पाकिस्तानी काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब अब बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, ठीक है। फिर जो IT एक्सपोर्ट एजेंसीज में डेफसिंग जो है, वो जो सॉफ्टवेयर जो सेल कर रहे हैं, अब वो उनका माशाल्लाह बहुत एक ह्यूज लेवल ऑफ वो है। फिर यूटोपिया जो अमेजोन पे जो एक बहुत एक मैसिव अमाउंट ऑफ वो जो सेल्स हैं। फिर जो कंपनीज है, अलकरम हो गई जो टेक्सटाइल हमारी, वो उसका अलकरम टावल्स का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है। मैं उनसे डायरेक्टली लिंक में था, तो मुझे आइडिया था कि वो उनका जो लेवल ऑफ एक्सपोर्ट है वो कितना है, ठीक है। तो बूम तो कर रही है, लेकिन सही डायरेक्शन में है या नहीं है, ये अभी क्वेश्चनेबल है चीज़। तो कैसे आएंगे सही डायरेक्शन में? मिसाल के तौर पे अगर किसी ने स्टार्ट करना है, अब वो इन्फ्लुएंसर को देखता है कि यार 5,000 से अपना स्टोर शुरू कर दें, तो वो ये भी बोलते हैं कि शॉपिफाई फ्री है 1 महीने का, आप अभी कर लें। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि कैसे स्टार्ट करें? देखें, स्टार्ट करना कोई मसला नहीं है, बट रियल पिक्चर दिखाना एक कंसर्न है कि जो भी इन्फ्लुएंसर, ये देखें ये इन्फ्लुएंसर नहीं बूम लेके आए ना, तो इसकी जो करेक्शन है वो भी वही करेंगे कि यार क्या क्या मसले हैं, ठीक है। क्या जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो उसमें आपको आगे जाके, मतलब स्टार्टिंग में क्या डिफ़िकल्टीज़ है, आगे की क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, फंड रेज कैसे करना है। देखें, एड्स चलाना सब सिखा रहे हैं, कॉस्टिंग करना कोई नहीं सिखा रहा, फंड रेज करना कोई नहीं सिखा रहा, रिटर्न्स कंट्रोल करना कोई नहीं सिखा रहा। तो ये वाले मसले बहुत एक अलग किस्म के मसले हैं, और ये बिज़नेस का जो है ना, बिज़नेस की बैकबोन है। अगर यहाँ पे एक बंदा चोक कर रहा है और यहाँ पे वो फंस रहा है, तो ऑब्वियसली बिज़नेस में भी चोक ही करेगा, वो उसका बिज़नेस बंद ही होगा। तो ये वाला जो भी बूम को जो बूम आया है, उसको जो रेक्टिफाई करना है, इसकी जो करेक्शन करनी है, वो भी इन्फ्लुएंसर ने करनी है, करेक्ट पिक्चर दिखा के। या अब एक वो बीच में एक स्टार्ट हुआ था मंजन सेलर के नाम से, एक शुरू हुआ था कि यार ये तो कोर्स सेल कर रहा है, मंजन सेलर है, डिफॉल्ट हो गया है। तो बिल्कुल डिफॉल्ट हो गया है भाई। अब गलती इनकी भी है ना, मतलब 100% नहीं, क्योंकि जाहिर है हमने भी उन्हीं से सीखा, सबसे सीख के रास्ते निकालें, भले ऐसे ही निकालें भाई। वो एक डायरेक्शन दे रहे हैं आपको बिजनेस में डाइव इन करके खुद चीज़ें सही करनी है, प्लस जो चीज़ें वो सिखा रहे हैं उसका एक और एस्पेक्ट, एक प्लस वर्जन आपको चाहिए, जिसमें वो ये भी सिखाएं कि आगे क्या मसले हैं। हाँ, वो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हमें बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक विजडम, एक आइडिया और एक सजेशन, समझ लो विजडम दे देते हैं कि यार इस तरह जाओगे तो यहाँ से भी कमा सकते हो, वरना पहले तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं था। नहीं, बुरा नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ उनको थोड़ी सी करेक्शन करनी है। एक इनिशियल पाथ दे दिया, आगे क्या करना है, क्योंकि देखें एक बिजनेस की नॉलेज एड्स फैलाने पे ख़त्म नहीं हो जाती, कोरियर मैनेजमेंट पे ख़त्म नहीं हो जाती, कैश की जो रिकन्सिलेशन है उस पर ख़त्म नहीं हो जाती। बिजनेस कैसे चलाना है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, सही है, उसके बाद बायर रिपीटेटिव है या नहीं है, एक्विजिशन ही हो रही है या फिर रिटेंशन भी है बायर की। तो तुम अपना कोर्स बना दो जितनी डिटेल में बताते हो। नहीं, मैं तो कभी नहीं कोर्स बना सकता, क्योंकि मैं जो है ना, मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक कोर्स अपना ही बना दो। अच्छा, क्योंकि मैं जो है ना इतना जो हेट है, इतनी जो बैशिंग है, अब कोर्स सेलर बेचारे उनके लिए क्या एक और मसला है कि 99% अगर वो चीज़ें सिखा रहे हैं, 1% नहीं सिखा रहे, तो और बिजनेस में फेलियर आता है बंदे की खुद की वजह से, जो उसने कोर्स से सीखा है फिर भी फेल होता है, तो वो बैश करेगा, गालियाँ देगा। ये गालियाँ मैं हैंडल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इसका तरीका बताता हूँ ना, आजकल एक नया वर्ड चलता है जर्नी। मैं कोर्स नहीं बेचता, मैं जर्नी सेल कर रहा हूँ। यही है एस्पेक्ट है, मतलब इसमें तुम भी कि मैं पूरी जर्नी दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी भी ऑलमोस्ट देखा है तो जर्नी है, बिल्कुल जर्नी ही है। प्रोडक्ट अगर उसके पास है, अभी प्रोडक्ट भी दे रहे थे, एंड थ्रू आउट तो आप उसको पूरी सपोर्ट ही कर रहे होते कि अगर फेसबुक पे वो कहीं फंसा है, इधर राइट ना, फेसबुक पे उसकी कर रहे होते हो, फिर आप उसकी जो डिलीवरी का मसले हैं, कैश ऑन डिलीवरी के उसके मामलात हैं, फिर FBA का नाम दे दिया आपने उसको, एग्जैक्टली क्या कहना चाहिए पता नहीं, फुलफिलमेंट बाय एपेक्स FBA है। वो तो गिमिक है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो खैर हमारा वर्ड नहीं है ना। हाँ। जिस दिन वो आ गया तो आप पे वो पेनल्टी। अच्छा, इसको इतना हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो पेनल्टी, क्योंकि जो है ना, हमने ये सिर्फ फुटफॉल के लिए गया था चायकॉन में, और इसको हमने इतना प्रमोट किया नहीं है, क्योंकि अगर लेट सपोज के इवन दो के मेरा नहीं ख्याल कि वो कर सकता है, क्योंकि FBA ही एक फुलफिलमेंट बाय अमेजोन एक वो बना हुआ है, एक शॉर्ट फॉर्म ही है, लेकिन हो सकता है कि हो जाए, तो इसको हम पुश नहीं कर रहे। लेकिन वही वाली बात है कि कोर्स सेल करने पे मेरे दोस्तों ने भी मुझे बहुत सजेशन दिया, यार कोर्स सेल करते हैं, कोर्स ही करते हैं, पैसा बन जाएगा, मार्केटिंग एस्पेक्ट से। हम जर्नी का अल्फाज दिया ना मेरे को। जर्नी मतलब कान यूँ पकड़ो एक ही बात है तसीन भाई, लेकिन कभी इतना ज़्यादा इस पर वो नहीं करते हैं, जर्नी पे जा सकते हैं। अब एक टाइम कंस्ट्रेंट है कि एक एपेक्स देख रहे हैं, एक सेलर सिंह देख रहा हूँ, अब क्या करूँ साथ में। एक चीज़ रह गई बीच में,
तुमने कहा था कि मेरा अपवर्क और फाइबर उस वक्त मैं बात करते हुए नहीं रुक सका, तो वो क्यों छोड़ दिया जब तुम्हारा $1 लाख तुम उसमें तुम्हारी छोड़ा नहीं है। अच्छा छोड़ा नहीं? नहीं, मैं मेरी दो कंपनीज हैं। एक मैंने सेलर सिंह के नाम से फॉर्म की हुई है जिसमें अमेजॉन रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। दूसरा हमारे एपेक्स के नाम से टाइम सेट किए हुए मैंने, सही है। अब जो 1 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मैं एपेक्स में होता हूँ, फिर 9 बजे से लेकर 6 बजे तक सुबह मैं सेलर सिंह में होता हूँ। वो डिफरेंट हैं। अब अपवर्क पहले एक ही हमारा सेलिंग प्लेटफॉर्म था, अपवर्क जो एक हम मेन जिसको पुश करते थे। तो अब अपवर्क के साथ साथ लीड की सेल्स कॉल और जो भी कोल्ड आउटरीच और इनबाउंड सेल्स और वो सब कुछ अब स्टार्ट किया हुआ है। तो वो भी एक मेन एस्पेक्ट है। मैं आपको बताऊँ, शुरू में तो ऐसा था कि यहाँ से पैसा कमा के इधर सेलर सिंह इधर एपेक्स पे हमने इन्वेस्ट किया। इससे क्या हुआ, इससे हमने चीज़ें सीख के यहाँ से पुश किया। फिर वही इन्वेस्टर मॉडल और फिर उसके बाद वो फारिस भाई जो हमारे जो मेंटर हैं उन्होंने बोला कि इसको फुलफिलमेंट पे लेके जाओ और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ चल रही है। तो वो एक अलग एस्पेक्ट था, ये एक अलग एस्पेक्ट है। उसको एक अलग टाइम देता हूँ, इसको एक अलग टाइम देता हूँ। दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं, उन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। दोनों चीज़ें चल रही हैं। दोनों चीज़ चल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। फ्यूचर में कहाँ देखते हो अपने आपको कि यार मतलब अपवर्क वाली साइड ज़्यादा अच्छी लेके जाओगे या ये वाली साइड लेके जाना? अच्छा, अपवर्क सिर्फ अपवर्क नहीं है, क्योंकि अपवर्क से जो अभी जो रेवेन्यू आ रहा है वो मेरे ख्याल से 30% या 40% होगा, क्योंकि अपवर्क भी हमने पुश किया हुआ है, अच्छा पुश किया हुआ है। और ये अपवर्क पे एक आईडी नहीं है, हमने कंपनी के जो और भी उस पर एस्पेक्ट से हमने और आईडीज़ बनाई हुई हैं। तो फ्यूचर में ये है कि फ्यूचर में एपेक्स का जो है हमारा सेटअप, उसको हमें लाहौर और हमें जो भी KPK के जो रीजन है वहाँ पे हमें सेटअप करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर हम एक कॉस्ट कटिंग हमें अगर करनी है तो यहाँ से अगर कराची से सेंड कर रहे हैं कोई भी पार्सल, और तो हमें एक अलग कॉस्ट आती है। लाहौर रीजन एक अच्छा खासा रीजन कवर कर रहा है, लाहौर का जो अगर ऑफिस है, तो हम 1 लाख ऑर्डर पे इंशाल्लाह पहुँच रहे हैं। हमने 3 महीने का टारगेट रखा हुआ है। उसके बाद हम जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो लाहौर ऑफिस है। इसमें एक और एक्सपेंशन है। जो नई कोरियर कंपनी सेटअप होती है उनका कंसर्न क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो हमारा जब एक सर्टेन टारगेट हम मीट करेंगे उसके बाद हमने सोचा है, इवन दो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते क्योंकि सर्विस क्वालिटी ख़राब होगी, लेकिन शुरू में थोड़ा करें। क्योंकि देखें, जिस दिन कोरियर पे कंट्रोल आ गया ना तहसीन भाई, उस दिन हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी इंशाल्लाह कि हम और राइज करेंगे और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अभी भी हम कहीं ना कहीं बाउंड हैं कोरियर कंपनी की। हम लोग एस्पेक्ट अगर आप देखें तो कोरियर कंपनी पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं। जब अपना सेटअप हो जाएगा ना तो वो फिर एक डिफरेंट बॉल गेम है। और हमारे पास ऑर्डर्स की कमी नहीं है। 1 लाख ऑर्डर पे हमने टारगेट, जब लाहौर ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ फिर एक अलग टारगेट सेट होगा। उसके बाद ही हम कोरियर कंपनी सेट करेंगे। क्या करेंगे? KLI से स्टार्ट किया, KLI कराची लाहौर इस्लामाबाद से स्टार्ट किया, अपने राइडर्स करे, और उसके बाद ये मतलब प्लान ऑफ एक्शन है आगे का जो आपने जैसे पूछा। ऑन दी अदर हैंड सेलर सिंह को क्या सोचा है? सेलर सिंह को सेम ग्रोथ पे एक्सपेंड करना है और सर्विसेज ज़्यादा बढ़ाने के बजाय हमें क्लाइंटेल अपना बढ़ाना है। अभी सेलर सिंह में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा अमाउंट ऑफ क्लाइंट है। तो वही एक्विजिशन के बजाय रिटेंशन पे काम किया मैंने, और रिटेंशन ही आपको पैसा बना के देता है। एवरीडे न्यू क्लाइंट, एवरीडे न्यू दिमाग के मसले मसाइल। एक क्लाइंट पे आपने सर्विस अच्छी दी, वो 4 क्लाइंट और लेके आता है, वो 12 और लेके आते हैं। तो हमेशा मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, कोई भी मुझसे पूछता है यार एक्विजिशन या रिटेंशन, ऑब्वियसली रिटेंशन। एक बंदा जो रिटेन हुआ है वो आपको 4 एक्विजिशन कराएगा। जो आपने न्यू एक्वायर किए हैं उनको रिटेन किया, फिर वो 10 एक्वायर कराएंगे आपको। तो ये एक साइकिल है, आपको रिटेंशन पे काम करना है। ऑब्वियसली एक्विजिशन करनी है, न्यू क्लाइंट आपको लेके आना है ताकि बिजनेस भी चलता रहे। पुराने क्लाइंट पे डिपेंडेंसी कम हो। ऑब्वियसली डिपेंडेंसी ज़्यादा है तो उनकी जो पावर होती है वो आपके बिजनेस में ज़्यादा हो जाएगी। जो जैसे हम कहते हैं एक बिजनेस टर्म है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर वो ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर आप किसी ना किसी पॉइंट पे आप फंसेंगे, मैनिपुलेट होंगे, तो उसको भी रिड्यूस करना है। तो सेलर सिंह को इंशाल्लाह नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाना है। एपेक्स पे ये है कि एपेक्स पे लाहौर में सेटअप करना है। अभी हम कराची में ही सिर्फ हमारा ऑफिस सेटअप है। पैन पाकिस्तान डिलीवरी करते हैं, पैन पाकिस्तान सेलर्स को केटर कर रहे हैं, वो हमें सामान यहाँ भिजवाते हैं। अब इससे सेलर्स को भी फ़ायदा होगा। जो पंजाब वाले सेलर्स हैं जिनकी इन्वेंट्री फ्रीक्वेंटली आती है, उनको इन्वेंट्री कॉस्ट थोड़ी कम पड़ेगी कि आप हमारे लाहौर ऑफिस में करवा लें। या अगर आपका सामान कराची ऑफिस में, जैसे अमेजॉन का क्या है, डिफरेंट वेयर हाउसेज में डिफरेंट रीजन्स में आपके सामान स्टॉक हुआ है। तो उसी के मेथड को हम फॉलो करके उसी के मेथड को पुश कर रहे हैं। इवन दो आसान नहीं है, बस इंशाल्लाह अल्लाह ने जब यहाँ तक पहुँचा दिया तो आगे भी इंशाल्लाह ले पहुँचाएगा। अब जैसे तुमने कहा ना ये आसान नहीं है, मेरा यही सवाल था कि अभी क्या करंटली बिगेस्ट चैलेंज तुम्हें फेस करना पड़ रहा है वाइल यूर स्केलिंग? आपकी जो कंपनी का नाम एपेक्स बता रहे हैं उसके अंदर जो भी यार इसको दोबारा सवाल करता हूँ मैं, अभी करंटली क्या बिगेस्ट चैलेंज एपेक्स को फेस करने पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए क्लाइंटेल कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं था हमारा जो सबसे बड़ा इशू है ना अभी कोरियर इशू है। क्योंकि कोरियर का कंट्रोल, आपके ऊपर कोरियर जो आपका कंट्रोल है ना वो बहुत लिमिटेड है। मतलब आपने राइडर को ठीक है कनेक्ट हो गए, किस हद तक मैनिपुलेट करना नहीं पता आपको,
क्योंकि आप राइडर के साथ जा नहीं रहे डिलीवरी करने, ठीक है। प्लस अभी जो हमारे जो कोरियर की मैनिपुलेशन, लेट सपोज कि आपका जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है कोरियर का, ठीक है, अब वो उसको बोला कि यार हमारी COD स्टक हो गई है, ठीक है। इवन दो सेलर को हम कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं एज एन एपेक्स, हम ऐसे कर रहे हैं कि भाई आपकी जो COD हम, अच्छा ये वाली बात हमने करी नहीं है वैसे, मैं वापस कर देता हूँ कि एज अ COD हम लोग हर वीक में 2 CODs हम ऑफर कर रहे हैं, सही, जो हमसे पूरी A to Z सर्विस ले रहे हैं कि इन्वेंट्री भी हमारे पास है, हम अकाउंट्स भी हम खोल रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इसमें स्प्लिट करते हैं कि लेट सपोज कि अगर आपको सारी सर्विसेज नहीं लेनी, आप बोलते हैं कि यार हमें सिर्फ कस्टमर सपोर्ट और कोरियर हैंडलिंग चाहिए, उसकी एक अलग सर्विस है, ठीक है। आप बोलते हैं कि यार मैं सामान स्टॉक करने की जरूरत जगह नहीं है, मेरे पास बड़ा वेयर हाउस लेने की जगह नहीं है, आप अपने पास रखो, और कस्टमर सपोर्ट हम दे रहे हैं, उसकी भी सर्विस है। तो और जो COD अमाउंट हम आपको वो दे रहे हैं, वो महीने में हफ्ते में 2 दे रहे हैं, महीने की 8 CODs दे रहे हैं, ताकि आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली चलता रहे, आपको कैश का मसला ना है। और दूसरी बात वही वाली बात कि अगर लेट सपोज हम इसको, अच्छा शुरू में हम इसको 1 टाइम पे लेके गए थे, तो इशू क्या आया था, इशू यही आया था कि यार हमें एड्स में हमें मसला आ रहा है। जाहिर है इतने बड़े सेलर नहीं थे जिनका 10-10 करोड़ रुपए का बजट था कि वर्किंग कैपिटल की एक अमाउंट आपने 6 महीने की रखी हुई है, फिर उसके बाद आपने ये वाली अमाउंट एक रखी हुई है, ये वाली अमाउंट रखी हुई है, नहीं है इतना जाहिर है कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख बड़े स्टोर अभी हमने जो अनबोर्ड किए हैं, जाहिर है उनकी एक अलग कैलकुलेशन है, उनको उनकी पेमेंट्स, अब लेट सपोज छोटा सेलर है, उसकी पेमेंट 1 लाख 2 लाख, एक पेमेंट ऐसे आती है महीने की मेरे ख्याल से 10-12-15 लाख आती होगी, ठीक है। जो बड़ा सेलर है जिसकी दिन की ही सेल 10-12 लाख रुपए, 3-3.5 करोड़ रुपए, तो उसकी फिर वैसा पैसा भी वैसे ही आता है, तो उसको फिर हम साइकिल्स बढ़ा देते हैं, उसकी साइकिल्स को बढ़ाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम पैसा इतना रिटेन नहीं करेंगे। तो एक जो बड़ा मसला है वो ये है, कोरियर पे आपकी जो ग्रिप है वो एक है, क्योंकि जो पावर है कोरियर की, जाहिर है वो आपको किस हद तक मैनिपुलेट कर रहा है, आप उसको टू एन एक्सटेंट रिड्यूस कर सकते हो, जीरो नहीं कर सकते, तो ये एक मसला है। अच्छा, एक सवाल ये है पर्सनल कि ऐसी क्या पीस ऑफ एडवाइस मिली तुम्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर, बिल्कुल, दैट आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो कि ये क्या ऐसी एडवाइस थी दैट आई गॉट फ्रॉम माई मेंटोर, और ज़िंदगी का एक लेसन? बिल्कुल। अच्छा, ये मेंटोर से नहीं आई, ये मेरे फादर मुझे कहते हैं, क्योंकि मेरे फादर ही मेरे, मैं सही बताऊं कि वो मेरा मतलब एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है वो मेरे। तो वो मुझे कहते थे यार अपने एस्पेक्ट से आपने जितनी चीज़ें कर ली ना, वो एक एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट है रूहानी एस्पेक्ट, आपको अल्लाह को पार्टनर बनाना है। अगर आप अब कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो चीज़ वो करी, इस बिज़नेस में लगाई, ठीक है। मैंने इसको प्रैक्टिकल उस फॉर्म में लेके गया, मैंने प्रॉपर पार्टनरशिप दी। जब नया नया बिज़नेस था, मैंने लेट सपोज एक परसेंटेज फिक्स कर दी, मैंने उस वक्त पैसे जितने बनते थे, उस वक्त एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं 10% एक अमाउंट फिक्स करी, तो उस वक्त मुझे बुरा लगता था, उस वक्त कोई मसला नहीं होता था कि यार मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 10,000 दे रहा हूँ, हाँ मसला नहीं। जब 10 लाख पे पहुँचा तो यार 1 लाख रुपए की अमाउंट जा रही है, तो मैं काम करता हूँ जो एम्प्लॉय सैलरीज है ना, इसको नेट ऑफ करके देता हूँ। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार जब अल्लाह मुझे बगैर कैलकुलेट किए दे रहे ना, तो मैं क्यों कैलकुलेट करूँ उनके पैसे देने में। अब वो चीज़ थी जो ना, जो जिस मेरे दिल में वो किया कि यार मैं कैलकुलेशन अगर करूँगा ना तो मैं क्या बन जाऊँगा। फिर मैंने एक और चीज़ वो करी हुई है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पे मेरा बहुत बड़ा यकीन है। मैं 2019 से, मैं जब AC से मैं जब भी एंटर हो, जब मैंने काम स्टार्ट किया था, तो कुछ ऐसे हालात हो गए थे ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह से फाइनेंशियली कुछ भी नहीं, मैं फाइनेंशियली ठीक है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद साहब ने मेरे हमेशा बहुत अच्छा, वही कि जो सोने का निवाला हमेशा वैसे ही खिलाया। तो मैंने तहज्जुद स्टार्ट करी थी, क्योंकि ज़ाहिर है कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, मुझे कोविड हुआ था उस टाइम पे, तो आप आइसोलेशन में हो, एक्सट्रीम डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, तो सिवाय अल्लाह के और कोई एस्पेक्ट दिख नहीं रहा था। मैं इतना कोई रिलीजियस नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं नमाज़ और सारी चीज़ों पे पाबंदी से करूँ, तो मैंने तहज्जुद वाला एस्पेक्ट किया था। और तहसीन भाई मैं आपको बताऊँ, ऐसे ऐसे अल्लाह ने रास्ते खोले हैं कि मतलब अब मेरा ऐसा बिलीव है कि फंसता भी हूँ ना कहीं, तो ये होता है कि यार निकल जाऊँगा, तहज्जुद पढ़ूँगा, अल्लाह से मांगूंगा, निकल जाऊँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिन मुतमईन रहता है। तो ये वाला एस्पेक्ट है ना, ये वाला एस्पेक्ट मैं सबको कहूँगा कि 2 चीज़ें जो है ना, अपने साइड की जितनी एस्पेक्ट हैं उसमें ईमानदारी से मेहनत करनी है, बट अल्लाह से जब आप मांग रहे हैं ना, और जो अल्लाह को पार्टनर बनाया हुआ है, उसमें आपका ईमान ऐसा होना चाहिए कि ये बिल्कुल ऐसी बात है कि वो सारे एडेड चेरी ऑन टॉप जिसे कहते हैं, वो चेरी ऑन टॉप है। तो ये एडवाइस है। और ऐसी फेलियर थ्रू आउट द जर्नी दैट यार ये एक फेलियर ऐसा था कि मैं चाहता हूँ कि ये लोग ये गलती, ये वाली गलती, बिल्कुल अदर पर्सन जो हमें सुन रहा है वो ये गलती ना करे। सबसे बड़ा फेलियर जो है ना, जब आया, जब मैंने अमेज़ॉन, जब मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड बना था,
मैंने अमेज़ॉन की सर्विस भी सेल करना शुरू करी, जिसमें प्राइवेट लेवल भी, पीपीसी भी सब शामिल है, जिसमें होलसेल की भी, ड्रॉप शिपिंग की भी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड में बना हुआ था, शॉपिफाई की भी, सब कुछ सीख लिया। पैसा नहीं बन रहा था। जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनने के बाद क्या है, आप मास्टर ऑफ नन, वही वाली बात, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। तो मास्टर ऑफ नन अगर आप हो तो जाहिर है कि आपको क्लाइंट आ भी रहा है, क्लाइंट सेल्स आ भी रही है, परफॉर्मेंस ही नहीं है ना आपकी, क्योंकि आपको तो हर काम थोड़ा 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 आता है। वहाँ पे वो फेलियर था जब मैंने 6-7 महीने अपने आप को ये किया कि यार मैं प्रोडक्ट हंटिंग भी कर रहा हूँ, पीपीसी भी कर रहा हूँ, होलसेल भी कर रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बट पैसा नहीं बनता इतना, क्योंकि मैं तो इतनी सारी रेंज ऑफ सर्विसेज सेल कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो है ना, फिर मैंने पीपीसी को मैंने ऑप्ट आउट किया, और फिर थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट हंटिंग में भी, क्योंकि उस पर काफ़ी पुश किया था। तो ये वाला था कि एक सर्विस मास्टर करना है और उसी को पुश करना है, आगे लेके चलना है। अच्छा अब्दुल्ला, एक बात है, आजकल मैं थोड़ा नेटवर्क का दौर है, नेटवर्क करना चाहिए, द पीपल आर हेयर जो फेसबुक पर और इंस्टा पे नेटवर्किंग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, क्या ओपिनियन है या क्या सजेस्ट करते हो कि यार फिजिकली नेटवर्क आजकल कितनी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। अच्छा, नेटवर्किंग की जो बात है, तो मैं तो इसका फर्म बिलीवर हूँ कि और नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। अब जैसे हम दोनों साथ बैठे हुए हैं, तो मेरी नेटवर्किंग कैसे हुई? मेरी नेटवर्किंग जुनेद भाई से हुई, जो हमारे मार्केटिंग हेड हैं। उन्होंने उमर को 7 भाई से कनेक्ट कराया, 7 लाखी से कनेक्ट कराया, वहाँ से 7 लाखी ने हम दोनों कनेक्ट कराया। तो ये वर्थ है नेटवर्किंग की। अब लेट सपोज के मुझे इन्वेस्टर रेस करना है, और मेरा जो नेटवर्क है वो ऐसे लोगों में है जो मतलब इन्वेस्टर या फिर जो भी बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। आइदर ये कि मैं ऐसे लोगों में मेरा नेटवर्क है कि यार मैं बिल्कुल टाइम पास और टाइम ज़ाया करने वाले लोगों में बैठ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं जो इन्वेस्टर रेस कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टर रेस करना अब इज़ अ पीस ऑफ केक। मतलब कोई बड़ी बात नहीं कह रहा मैं, अल्लाह नहीं करवाए, मैं मेरी तो कोई वो नहीं है वैल्यू, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर रेस करना और इन्वेस्टर शॉर्ट करना, अब क्योंकि लोगों के लिए क्या मसला है, लोगों के लिए मसला यार इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हमारे पास क्या है कि हम इन्वेस्टर का नेचर सॉर्ट करते हैं, या ये वाले इन्वेस्टर का नेचर ये कल को जाके ये करेगा वो करेगा, उसके बाद हम अपनी इन्वेस्टमेंट को पुश करते हैं उसके साथ, या वो हमारे साथ पुश करता है। तो नेटवर्किंग की ऐसी गेम है। प्लस लेट सपोज कि मुझे कोई काम पड़ जाता है जिसमें मेरे पास एक ऐसा नेटवर्क सेट हुआ हुआ है कि जो वो काम को रिजॉल्व कर सकता है, तो इससे और बेहतर बात क्या हो सकती है? तो नेटवर्क की तो मतलब नेटवर्क की अब एक जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एक चीज़ नहीं सिखाई जाती, इवन दो कि यूनिवर्सिटीज़ का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं खुद ACCA का मेरा बैकग्राउंड है, मेरा पूरा जो फादर का भी जो बैकग्राउंड है वो भी सेम अकाउंटिंग फील्ड का ही है, तो मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन नेटवर्किंग विद द राइट पर्सन, अब आप एक नेटवर्किंग कर रहे हो, वही वाली बात कि आप बिल्कुल फारिग लोगों में उठ रहे बैठ रहे हो, तो वो नेटवर्किंग का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, इवन आपका टाइम ही ज़ाया होगा। इससे बेहतर आप करो ही नहीं नेटवर्किंग। बट नेटवर्किंग विद द राइट पर्सन, जिससे आप सीखने को मिल रहा है, जिसको आपसे सीखने को आपको सीखने का मिल रहा है, और दूसरी बात ये कि आप उससे अपने करियर में क्या ग्रो कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो नेटवर्किंग की तो मतलब एक अच्छी गेम है। अच्छा अब्दुल्ला, कभी क्रिटिसिज्म तो मिला होगा ना, तो उसको कैसे हैंडल किया फिर तुमने? क्रिटिसिज्म तो बहुत मिला था, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, सबका ये था कि यार पढ़ाई के बाद जॉब ही करनी है, ठीक है। फिर पेरेंट्स ने एक अच्छी पढ़ाई कराई, तो ऑब्वियसली वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा स्पेसिफिकली अपने फादर को, सही है, और मेरी बहन जो बड़ी बहन है, उन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि यार नहीं तुम करो, क्योंकि ऑब्वियसली एक अच्छी खासी महंगी पढ़ाई करने के बाद, महंगी भी छोड़ें, टाइम लगाया है पढ़ाई पे, सही है, और उसके बाद फिर एक नया एस्पेक्ट स्टार्ट करना, उसके बाद फिर नई चीज़ों को पुश करना, तो क्रिटिसिज्म तो था, ऐसा नहीं है। बट मेरे जो सर्कल है, जो मेरा दोस्त एहसान अहमद, उसने जो मेरे साथ स्टार्ट किया तो उसने पुश किया काफ़ी। फिर जो मेरे और जो दोस्त हैं, उमर, हमज़ा भाई, ये जो सारे सब ने पुश किया। तो आप क्रिटिसिज्म तो आएगा, बट आपको फोकस उन्हीं पे करना है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी हम लोग जब साथ बैठते हैं तो यही सोचते हैं कि यार शुक्र है उस वक्त क्रिटिसिज्म को हमने इतना अपने दिमाग पे सवार नहीं किया। मेरी फैमिली की सपोर्ट जो है ना, वो मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट ये किया था कि यार नहीं आएगी, क्रिटिसिज्म आएगा, फिर उसके बाद ऑपोजिशन होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, फिर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचा दिया। तो क्रिटिसिज्म आएगी, बट उससे आपको थोड़ा सा जो है ना अपने आप को अलग ही रखना है, आपको उसको दिल पे नहीं लेना, आपने ऐसे ही हैंडल करना है जैसे ऑब्वियसली अब जर्नी है, जर्नी में सब कुछ ही है ना, मतलब अच्छे दिन भी हैं, बुरे दिन भी हैं, बुरे दिन ज़्यादा हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद अच्छे दिन भी हैं ना। अब आप मुझे बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैं अभी एसेट मेरे पास है, कभी भी मैं 23 साल की उम्र में, 23 साल का हूँ, 23 साल की उम्र में मैं कभी भी ये एसेट नहीं ले सकता था जॉब से, एटलीस्ट पाकिस्तान में रह के तो नहीं ले सकता था, मतलब मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता एसेट क्या है, बट फिर भी वो जो मेरा लाइफस्टाइल अब पुश कर रहा हूँ अपने में लाइफस्टाइल को, ठीक है, वो मैं कभी भी जॉब से नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे मेरी जो फैमिली की सपोर्ट है, फादर की सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा है। मतलब वो कह रहे उन्होंने, मतलब जाहिर है कि
अल्हम्दुलिल्लाह पैसों का कभी मसला रहा नहीं है। तो उनका ये था कि यार नहीं करो कंट्रीब्यूट घर में, वरना 20 के साल में फैमिली एक्सपेक्ट करती है यार बंदा कुछ तो कंट्रीब्यूट करेगा। उनका ये था कि यार तुम करो मैं देख लूँगा। तो जो ये वाली चीज़ होती है ना, अगर कोई ऐसा खड़ा हुआ है ना आपके पीछे कि यार तुम करो मैं देख लूँगा, वो आपको जो है ना एक बहुत ज़्यादा एक आपको एक एज मिलता है। और वहाँ पे जो आपकी जो सपोर्ट होती है ना, वो एक अलग ही लेवल की होती है। तो ये है। अच्छा अब्दुल्ला, एक बात बताओ कि ऐसी कोई हैबिट सक्सेस में कहता हूँ यार ये मेरी सक्सेस की वजह से ये एक हैबिट ऐसी है जिससे मुझे सक्सेसफुल बनाया? बिल्कुल। एक तो अल्लाह पे यकीन है, और जो मैंने आपको बताया कि यार अल्लाह को पार्टनर बनाना है। ये सारी बातें ऐसी हैं कि सुनते हम हर जगह हैं, अप्लाई करके देख लें तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। तहज्जुद पढ़ना है, अल्लाह को पार्टनर बनाना है, और देते हुए कभी सोचना नहीं है, क्योंकि वही वाली बात है ना कि जब अल्लाह आपको देते हुए नहीं सोचते तो आप क्यों सोच रहे हैं इतना। तो ये वाली चीज़ें हैं, और बाकी अपनी एफर्ट, डिसिप्लिन, ये तो एक अलग ही एस्पेक्ट है, ये तो करना ही करना है। तो यही एडवाइस है जो मैंने अभी पहले ही बात करी। एडवाइस तो मैं भी लूँगा। क्या ऐसे कोई सवाल आपको लगता हो कि मैंने नहीं किया इन थ्रू आउट द पॉडकास्ट कि यार ये सवाल ऐसा इंपॉर्टेंट था कि आइदर एपेक्स, आइदर पर्सनल लाइफ या आपका फ्रीलांसिंग, देयर आर द 3 डायमेंशन, राइट? तो ये उसमें लगता हो कि यार ये एक सवाल था जो नहीं किया है। मेरे ख्याल से हमने अच्छा खासा कवर किया है, और 360 ही पूरा हम लोग लेके चलें तो आई थिंक वी आर गुड टू गो। हमने सब अच्छे से कवर किया है। कोई एडवाइस नहीं देना चाहते आप किसी को? नहीं, बिल्कुल एडवाइस तो मैं देना चाहता हूँ। एडवाइस तो मैं भी लेता हूँ। अच्छा। एडवाइस तो मेरा सवाल ये है कि व्यूवर्स को क्या ऐसी एंड में एडवाइस देना चाहते हो कि दिस इज द एडवाइस दैट द पीपल इज आइदर वांट टू जॉइन यू, के वो जो एक एपेक्स का सिस्टम है कि यार सीओडी का, और ऐसा कि जो कि ई कॉमर्स में आना चाहता है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि थ्रू आउट द जर्नी, बिकॉज देयर आर द 2 डिफरेंट डायमेंशंस ना, क्योंकि आपकी डायमेंशन मल्टीपल है। तो उसी हिसाब से बताएंगे कि जो ई कॉमर्स में आ रहा है, आइदर दो हु वांट्स टू जॉइन द ई कॉमर्स, उसने देखा कि यार, और जो भी सिस्टम में फंसा हुआ है कि यार वो कभी कोरियर की तरफ से फंसा हुआ है, कभी वो सप्लायर की तरफ से फंसा होगा, तो उनको आप क्या सजेस्ट करते हो? क्योंकि आपने कहा कि मैं कोर्स नहीं बनाना चाहता, तो मैं कहता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट आप 3 to 4 पॉइंट्स के अंदर उसको समराइज़ करें कि उस पॉडकास्ट को भी समराइज़ हो जाएगा कि हाँ दिस इज़ अ जर्नी वंस यू जॉइन या आना चाहते हो ई कॉमर्स में। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो कि बिल्कुल ई कॉमर्स में आएँ, बट विद अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब लेट सपोज आप एक गिमिक देख के आ रहे हो, ठीक है, आपको दिखाया जा रहा है कि आपके लिए एक मतलब वो एक शाइनिंग स्टार है कि यार मैं ई कॉमर्स में आऊँगा, अगले दिन मैं अमीर हो जाऊँगा। वो जो 4 गाड़ियाँ दिखा के आपको लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, यार आपने 4 साल अपनी डिग्री पे लगाए हैं, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली ज़ाया नहीं हुए, बट आप 4 साल बाद जब आप जॉब ही करते हो ना 4 साल बाद, ठीक है, आप जॉब करो साथ में। मतलब मैं किसी को वो नहीं कर रहा, बैश नहीं कर रहा, बिल्कुल जॉब करो, क्योंकि मैं ख़ुद भी मैंने आर्टिकल्स किए हैं, सही, ऑब्वियसली करना पड़ता है, और जॉब में कोई बुराई नहीं है। हर बंदा नहीं कर सकता बिजनेस, हर बंदे के अंदर इतने गट्स नहीं है। तो आप ई कॉमर्स करो, साइड बाय साइड स्टार्ट करो, ठीक है। जब आपकी इनकम 2x हो जाए, आप जब जितना आप जॉब से अर्न कर रहे हो, फिर आप अपनी जॉब क्विट कर दो। लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट है, क्योंकि एक जॉब करनी है आपने साथ, क्योंकि घर तो चलाना है ना, किचन इनकम तो अर्न करनी है ना। क्योंकि ऐसा ही है ना कि ई कॉमर्स से आते ही आपको पैसा नहीं बनेगा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आना है, और मेहनत वैसी ही करनी है, डिसिप्लिन वैसी ही रहना है आपने कि यार मैंने इतना टाइम देना है, तो इस टाइम पे इतना टाइम देना ही देना है, ठीक है। दूसरी बात, जो भी आप कोर्स करके आ रहे हैं वो लिमिटेड ही है, उसमें नॉलेज आपने सीखना डाइव इन करके ही है। जब आपने स्विमिंग पूल के बाहर बैठ के आपने सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली, बट आप स्विमिंग सीखोगे कब? जब आप स्विमिंग पूल में डाइव करोगे, कूदोगे, कि वेव्स जो भी आ रही हैं, वेव्स बन रही हैं, नहीं बन रही, कैसा कुछ भी हो रहा है, मतलब व्हाटएवर, तो सीखोगे आप पूल में डाइव करके। तो वही वाली बात है कि ई कॉमर्स करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेंगी, और फिर वही वाली बात, ये अल्लाह पे यकीन रखना पड़ेगा। कुछ है या क्लोज कर दूँ? अच्छा, एक और चीज़, आपने जैसे पूछा कि एपेक्स के हवाले से एक सेलर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। एपेक्स के हवाले से जो एक सेलर है वो उसको क्या करना है, उसको सिर्फ एड्स रन करना है, ठीक है। कॉस्टिंग के लिए हम बैठे हैं, हमारे पास आओ, हम आपकी कॉस्टिंग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एड्स में कोई मसला आ रहा है, एड्स नहीं चलाएंगे, मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ, एड नहीं चलाएंगे, ऑडिट मिल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा ये करना है। उसके बाद के सारे काम, इन्वेंट्री हमारे पास पहुँच गए, उसके बाद के सारे काम हमारे हैं। उसको सप्लाई, जो भी आपका ऑर्डर आ रहा है उसको कॉल कन्फर्मेशन करनी है, आपको इन्वेंट्री मैनेज करना है। इन्वेंट्री मैनेज भी हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं,
ताकि आपके सामने भी रहे, कॉल पे कंफर्मेशन के बाद डिस्पैच हो रहा है, उसकी जो फ्लायर है, पैकेजिंग का जो भी मटेरियल लग रहा है, क्लिंग रैप है, आपका बबल रैप है, आपका कार्टन रैप है, जो भी हो रहा है, ताकि जो सामान जा रहा है वो सेफली रिटर्न भी आ रहा है, तो वो रीसेलेबल क्वालिटी में हो। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है ना, ये सारे एस्पेक्ट आप एपेक्स पे छोड़ दें, हमसे कांटेक्ट करें। हमारा जो भी पेज है आप उस पर आए, एपेक्स फुलफिलमेंट के नाम से हमारा पेज है, उस पर आए, हमसे कांटेक्ट करें, हम कोई रिजॉल्व करेंगे आपकी। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ब्रदर, बहुत अच्छा लगा। लाइक माइंडेड लोगों से मिलके बात करना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, तो मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।